अस्सलाम वालेकुम। पेशे खिदमत है इमरान रेहान सीरीज कहानी नंबर 3 लाशों का तय खाना। दहशतनाक लाश को देखकर इमरान साकित हो गया। लाश मुर्दा खाने की तरफ आई थी। लाश के जिस्म पर चीर फाड़ के बाद पट्टियां बंधी हुई थीं। पट्टियों पर जमे हुए खून के जगह जगह धब्बे पड़े थे। लाश इमरान की तरफ बढ़ी। अब इमरान ने अपने होशो हवास संभाले और तेजी से उछलकर पीछे हुआ। लाश ने अपना कटा फटा पट्टियों वाला हाथ ऊपर उठाया और लाश के हलक से ऐसी आवाज निकली जैसे कोई उसे ज़िबा कर रहा हो। लाश ने कहा, इमरान, मुर्दा खाने में आओ। इमरान पर अब भी खौफ तारी था। वो रात के अंधेरे में भाग खड़ा हुआ। पीछे से लाश की आवाज आती रही, इमरान, मुर्दा खाने में आओ। इमरान खौफ के मारे भागता चला गया। जब वो कोहे मरी को जाने वाली पक्की सड़क पर आया तो उसने रुककर पीछे देखा। उसे लाश नजर न आई। दूर रावल डैम की बत्तियां झिलमिला रही थीं। हर तरफ भयानक सन्नाटा था। इमरान हाँप रहा था। लाश के खौफ की वजह से वो वहां एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता था। उसने तेज तेज कदमों से रेस्ट हाउस की तरफ चलना शुरू कर दिया। रेस्ट हाउस पहुंचकर उसने ताला खोला और कमरे में आकर बिस्तर पर गिर पड़ा। रेहान जाग रहा था। वो घबरा कर बोला, क्या हुआ इमरान? लाश मेरा पीछा कर रही थी। कौन सी लाश? तुम पागल तो नहीं हो गए? रेहान ने इमरान पर चादर डालते हुए कहा। रेहान ने इमरान को चाय बनाकर दी। चाय का एक घोंट पीकर इमरान को जरा होश आया तो उसने सारा खौफनाक वाकया रेहान को बयान कर दिया। रेहान कहने लगा, कहीं तुम्हें वहम तो नहीं हुआ इमरान? इमरान बोला, मैं कोई अहमक नहीं हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से लाश को देखा है। उसके जिस्म पर जगह जगह पट्टियां बंधी थीं। जिस तरह चीर फाड़ के बाद डॉक्टर लाश पर पट्टियां बांध देती हैं, इन पट्टियों पर खून भी जमा हुआ था। वो बार बार कह रही थी, इमरान, मुर्दा खाने में आओ, इमरान, मुर्दा खाने में आओ। रेहान कहने लगा, लाश तुम्हें मुर्दा खाने क्यों बुला रही थी? इमरान बोला, मुझे क्या पता, जाहिर है वो मुझे हलाक करना चाहती होगी। रेहान ने कहा, अच्छा किया कि तुम लाश के साथ मुर्दा खाने नहीं गए। मेरा ख्याल है ये वही लाश है जिसके बारे में यहाँ के लोगों में मशहूर है कि रात को किसी वक्त मुर्दा खाने से निकलकर इक्का दुक्का राहगीर को उसके नाम से अपनी तरफ बुलाती है। इमरान ने चाय की खाली प्याली मेज पर रख दी और अपने पलंग पर लेटकर कंबल ऊपर करते हुए कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें इस लाश को भूल जाना चाहिए। सुबह हमें सबसे पहले इंटेलिजेंस ऑफिसर से मिलकर जासूस की पॉकेट बुक वाली खुफिया हिंदी की तहरीर पढ़वानी है। उसके बाद गाँव जाकर भारतीय जासूसा राखी से मुलाकात करनी होगी। अब सो जाओ। रेहान ने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाते हुए कहा, कमबख्त, कहीं मुर्दा खाने वाली लाश इधर ही ना आ जाए। अब वो यहाँ नहीं आएगी। लाश सिर्फ मुर्दा खाने के इर्द गिर्द ही रहती है। ये कहकर इमरान ने आंखें बंद कर लीं। रेहान ने बत्ती बुझाई और वो भी अपने बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद दोनों सो रहे थे। सुबह इमरान जल्दी उठा। सूरज अभी नहीं निकला था मगर उसकी पहली गुलाबी रोशनी सारे इलाके में फैली हुई थी। इमरान ने रेहान को ये कहा था कि वो सैर करने जा रहा है। असल में वो दिन की रोशनी में मुर्दा खाने का जायजा लेना चाहता था जहां रात उसने भयानक शक्ल वाली लाश को देखा। इमरान मुर्दा खाने के करीब आकर रुक गया। मुर्दा खाना वीरान पड़ा था। दिन की वजह से इमरान का हौसला बुलंद था और उसके दिल में रात वाला खौफ नहीं था। वो मुर्दा खाने के छोटे से टूटे फूटे बरामदे में आ गया। मुर्दा खाने का दरवाजा बंद था और दरवाजे पर पुराना जंग वाला ताला लगा हुआ था। इमरान ने दरवाजे की दर्ज में से अंदर झांक कर देखने की कोशिश की। उसे अंदर कुछ नजर न आया। वो मुर्दा खाने के पीछे आ गया। यहाँ दीवार में एक छोटी सी खिड़की थी जिसकी कुंडी उखड़ गई थी। इमरान ने आहिस्ता से खिड़की को खोल दिया। उसने अंदर देखा। मुर्दा खाने में अंधेरा था। बाहर से दिन की रोशनी खिड़की खुलने से अंदर आ गई। इस रोशनी में इमरान ने देखा कि मुर्दा खाने के फर्श पर दवाइयों की बोतलें बिखरी पड़ी हैं। दरमियान में एक पुराना स्ट्रेचर है जिस पर एक लाश पड़ी है। लाश के जिस्म पर खून से भरी हुई पट्टियां बंधी थीं। इमरान समझ गया कि ये वही लाश है जो रात को उसको अपनी तरफ बुला रही थी। मगर एक लाश अपने स्ट्रेचर से उठकर कैसे चल फिर सकती है, कैसे बोल सकती है, ये बात इमरान की समझ में नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि अंदर जाकर लाश को करीब से देखा जाए मगर वो डर गया कि ख्वामखा किसी मुसीबत में न फंस जाए। उसने खिड़की को इसी तरह बंद कर दिया और वापस रेस्ट हाउस आ गया। जब उसने रेस्ट हाउस में आकर रेहान को बताया कि वो मुर्दा खाने में लाश देख कर आ रहा है तो रेहान ने नाराजगी का इजहार किया कि वो मुर्दा खाने क्यों गया। इमरान बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, अच्छा बाबा, अब नहीं जाऊंगा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। हमें सबसे पहले चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर के पास जाना है। 15-20 मिनट के बाद इमरान रेहान तैयार होकर रेस्ट हाउस से निकले और चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर के बंगले की तरफ रवाना हो गए। ऑफिसर को इमरान रेहान के बारे में पहले इतला मिल चुकी थी कि वो एक बड़े अहम और नाजुक मिशन पर काम कर रहे हैं और उनकी हर तरह से मदद की जाए। इमरान ने एहतियात के तौर पर ऑफिसर को अपना खुफिया नंबर बता दिया। ये वो नंबर था जिसको बताकर इमरान रेहान पाकिस्तान के किसी भी पुलिस स्टेशन से फौरन मदद हासिल कर सकते थे। ऑफिसर मिस्टर लोधी ने इमरान रेहान को ड्राइंग रूम में बिठाया और चाय का पूछा। इमरान बोला, शुक्रिया, हम चाय पी कर आ रहे हैं। फिर इमरान ने जासूस की जेब से निकाली हुई पॉकेट बुक
इंटेलिजेंस ऑफिसर लोधी के सामने रख दी। ये हिंदी में क्या लिखा है जनाब? ये पॉकेट बुक हमें एक जासूस की जेब से मिली है। मिस्टर लोधी ने गौर से हिंदी तहरीर को देखा और बोला, यह तो किसी कालीदास नाम के हिंदू का बंबई शहर का पता लिखा हुआ है। इमरान जल्दी से बोला, हाँ, काली भारती जासूस का नाम था। आप ये पता मुझे इस पॉकेट बुक पर उर्दू में लिख दें। मिस्टर लोधी ने कहा, लिख लो। पता ये था, कालीदास मार्फत राजकुमारी, 12 चरनी रोड, बंबई शहर। इमरान बोला, ये किसी वक्त हमारे काम आ सकता है। ये कहकर इमरान ने मिस्टर लोधी का शुक्रिया अदा किया, उनसे हाथ मिलाया और दोनों कोठी से बाहर आ गए। इमरान ने कहा, उस जासूस का बंबई शहर का पता लिखा था। रेहान ने पता पढ़ा और कहने लगा, ये राजकुमारी भी कोई उनके गिरोह की जासूसा लगती है। इमरान बोला, हमें इससे अभी कोई गर्ज नहीं। इस वक्त हमें उस भारतीय जासूसा राखी की खबर लेनी है जो बरकते के नाम से पाकिस्तान में रहकर तखरीबकारी कर रही है। वहां से उन्होंने रिक्शा लिया और सीधे रावल डैम के जुनूबी गांव से थोड़ी दूर आकर रिक्शा छोड़ दिया। इमरान ने कहा, अपने आप को चेक कर लो। दोनों ने अपनी अपनी जेबों को एक बार फिर टटोल कर देखा। उनके पास मुर्दा जासूसों के ऑटोमेटिक पिस्तौल थे। इमरान की जेब में काली की पॉकेट बुक भी थी। उसकी उंगली में थियोसोंग की अंगूठी भी थी जो बेकार थी क्योंकि वो नकली थी, और असली अंगूठी कब्रिस्तान के किनारे वाले जंगल के हनुमान मंदिर में आकर ड्राउनी औरत यानी भारत माता उतार कर ले गई। हनुमान के खुफिया मंत्रों की वजह से इमरान और रेहान के अंदर जो रात के वक्त आसमानी ताकत पैदा हो जाती थी वो भी खत्म हो चुकी थी। इमरान रेहान ने दोनों जासूसों काली और कृष्ण को पहाड़ी इलाके में कत्ल करके लाशें दरिया में फेंक दी। अब सिर्फ रघु और गोपाल, दो भारतीय पीछे पाकिस्तानी इलाके में जिंदा थे, जिनको हलाक करने का शायद अभी वक्त नहीं आया था। इमरान रेहान दोनों ने पतलून और जैकेट पहन रखे थे। वो दिन की रोशनी में एक कच्ची सड़क पर चले जा रहे थे जो रावल डैम के जुनूब की तरफ एक छोटे से गांव को जाती थी। जासूस राखी इसी गांव में बरकते के नाम से लोगों के कपड़े सीकर गुजारा करने का ढोंग रचाए हुए थी, और असल में वो अपने गिरोह के दूसरे तकरीबकारों को पाकिस्तान के शहरों में धमाके करवा रही थी, और अब उसका मंसूबा रावल डैम को टाइम बमों से उड़ाने का था। धूप निकली हुई थी। वो रावल डैम के साथ साथ चल रहे थे। रावल डैम के पानी की सतह पर दूर धूप में कश्ती चली जा रही थी। इमरान ने कहा, कितना खूबसूरत है हमारा रावल डैम। इंशाल्लाह ये हमेशा इसी तरह खूबसूरत रहेगा। दुश्मन इसको तबाह करने की साजिश कर चुका है, लेकिन हम दुश्मन को तबाह कर देंगे। रेहान बोला, दुश्मन बड़ा चालाक है, लेकिन हम उन तमाम तखरीबकारों को एक एक करके ख़त्म कर देंगे। इसी तरह बातें करते वो काफ़ी दूर निकल गए। सामने उन्हें दरख्तों के दरमियान कुछ कच्चे मकान दिखाई दिए। इमरान ने कहा, शायद यही जासूसा का गाँव है, चलकर पता कर लेते हैं। रेहान बोला। थोड़ी देर बाद इमरान रेहान गाँव में दाखिल हो चुके थे। ये छोटा सा गाँव था, 15-20 मकान थे। बीच में एक गली थी। गांव के बाहर एक कुआं था जिस पर एक औरत पानी भर रही थी। इमरान ने उस औरत को जाकर सलाम किया और पूछा कि जो औरत यहाँ कपड़े सीती है और जिसका नाम बरकते है कहाँ रहती है। पानी भरने वाली औरत ने कहा, चाची बरकते को मिलना है तुम्हें? हाँ हाँ, उसी से मिलना है। रेहान जल्दी से बोला। औरत ने बरकते यानी जासूसा के घर का पता बता दिया। ये मकान गाँव के दूसरे किनारे पर था। कच्चा एक मंजिला मकान था। सामने सेन था। सेन में दरख्त उगा हुआ था। कच्ची दीवार का दरवाज़ा बंद था। इमरान ने आखिरी बार रेहान को हदायत की, होशियार चौकस रहना। ये औरत बड़ी माहिर जासूसा होगी। इसको एक पल के लिए भी हम पर शक नहीं होना चाहिए, वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। इस औरत को गिरफ्तार कराना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन हमें इस गिरोह के बाकी तकरीबकारों का सुराग लगाना है, और वो इस औरत राखी उर्फ बरकते के जरिए ही लगाया जा सकता है। रेहान ने सर को हिलाकर कहा, ऐसा ही होगा। इमरान ने कुंडी खड़काई। 3-4 बार कुंडी खड़काने से मकान के सेन में से किसी औरत ने आवाज़ दी, कौन है भाई? आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई जानबूझकर आवाज़ को बूढ़ा बनाने की कोशिश कर रहा हो। इमरान ने आस्ते से कहा, बहन जी प्यास लगी है। अंदर से औरत की आवाज़ आई, बाहर कुआं है, वहां जाकर पानी पी लो। इमरान ने रेहान की तरफ देखते हुए जरा बुलंद आवाज़ में कहा, कुएं में पानी खत्म हो गया है बहन जी, तो मैं क्या करूं? औरत की करख्त आवाज़ आई, मेरे पास पानी नहीं। इमरान ने बंद दरवाजे के साथ मुंह लगाकर कहा, हम हनुमान जी के मंदिर से आए हैं। इसके बाद खामोशी छा गई। फिर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। सामने दरमियानी उम्र की मजबूत जिस्म वाली और तेज चमकीली आंखों वाली औरत मुसलमान औरतों के लिबास में खड़ी थी। इमरान ने उसकी आंखों की चमक से अंदाज़ा लगा लिया कि ये बड़ी चालाक, होशियार और तजुर्बाकार जासूसा ही हो सकती है। वो औरत अब भी एहतियात से काम ले रही थी। कहने लगी, कौन हो तुम भाई? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। इमरान बोला, हरे कृष्णा हरे रामा। औरत के चेहरे पर एकदम से एक खास चमक आ गई। उसने दरवाज़ा खोल दिया और कहा, अंदर आ जाओ। इमरान ने कहा, तुमने हमारे हरे रामा हरे कृष्णा का जवाब नहीं दिया। औरत ने आहिस्ता से कहा, जय काली माता। इमरान रेहान मकान में दाखिल हो गए। औरत उनके आगे आगे थी। सेन में चारपाई बिछी हुई थी जिस पर यह औरत बैठी पुराने कपड़े सी रही थी।
वो दोनों को कोठरी में ले गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और इमरान रेहान की तरफ देखकर बोली, तुमने अभी तक अपने नाम नहीं बताए। इमरान बोला, मैं काली हूँ और ये कृष्ण। औरत मुस्कुराई, ठीक है, मुझे यही नाम बताए गए थे, बैठ जाओ। इमरान और रेहान चारपाई पर बैठ गए। राखी ने पूछा, रघु और गोपाल कहाँ हैं? इमरान ने उसे यूं ही झूठ मूठ बता दिया कि रघु और गोपाल जासूस पीछे सरहद के पास एक खुफिया कमीगाह में इंडिया से आए हुए 2 तखरीबकारों को ट्रेनिंग दे रही हैं। हम परसों बॉर्डर क्रॉस करके आए थे। बॉर्डर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स का सख्त पहरा था। हमने बड़ी मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस किया। राखी उठते हुए बोली, मैं बाहर देखा हूँ, कहीं कोई तुम्हारे पीछे न लगा हो। जासूसा राखी उठकर कोठरी से बाहर आ गई तो रेहान आहिस्ता से बोला, बड़ी मक्कार औरत लगती है। इमरान ने कहा, मक्कार ना होती तो पाकिस्तान में औरत का भेष बदल कर कैसे बैठी रहती। फिर उसने रेहान को ताकीद की कि वो बातों बातों में 2-3 बार भगवान का नाम जरूर ले, ताकि इस औरत को यकीन हो जाए कि हम हिंदू ही हैं, मुसलमान नहीं। इतने में जासूसा राखी अंदर आ गई। उसने दरवाजा बंद कर दिया और बोली, मुझे रघु को अभी वायरलेस पर इतला देनी होगी कि काली और कृष्ण पहुंच गए हैं। इमरान नहीं चाहता था कि वो वायरलेस पर पीछे जासूस रघु से बात करे, मगर वो उसे मना भी नहीं कर सकता था। राखी ने कोने में रखे हुए बड़े मटके में हाथ डालकर एक कंबल बाहर निकाला। उसके पीछे से छोटा सा वायरलेस सेट निकालकर चारपाई पर रखा और उसका बटन ऑन करके उसकी फ्रीक्वेंसी मिलाई। इमरान बड़े गौर से देख रहा था कि ये किस फ्रीक्वेंसी पर बात कर रही है, मगर कोठरी में रोशनी कम थी। इमरान वायरलेस सेट पर वो नंबर न पढ़ सका जिस पर सुई जमाकर राखी ने सिग्नल देने शुरू किए थे। कोठरी में वायरलेस सेट के सिग्नल का हल्का हल्का शोर फैल गया। राखी ने अचानक कहा, हेलो काली माता, मैं हनुमान हूँ। हेलो काली माता। जब उसे दूसरी तरफ से रघु की आवाज मिल गई तो वो बोली, तुम्हारे भिजवाए हुए आदमी मेरे पास पहुंच गए हैं। हाँ, मंदिर में मूर्तियां लगा दी जाएंगी। ओके, ठीक है, ऐसा ही होगा। ओके। राखी ने वायरलेस सेट बंद करके कोने वाले बड़े मटके में वहीं रखकर ऊपर कंबल डाल दिया और इमरान की तरफ देखकर कहने लगी, काली, रघु ने कहा है कि हमें आज रात ही रावल डैम में टाइम बॉम्ब लगा देने होंगे। मुझे मालूम है कि तुम दोनों टाइम बॉम्ब लगाने में माहिर हो, इसलिए तुम दोनों को यहाँ भेजा गया है, लेकिन तुम इस शहर में अजनबी हो, रावल डैम से वाकिफ नहीं हो। इमरान ने कहा, हमें चीफ ने कहा था कि तुम हमारे साथ एक ऐसा आदमी कर दोगी जो रावल डैम के चप्पे चप्पे से वाकिफ होगा। ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें यही कहने वाली थी। वह चारपाई के आगे मूढ़े पर बैठ गई और कहने लगी, तुम्हारे पास असलहा है? इमरान रेहान ने वो ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर चारपाई पर रख दिए, जो इमरान ने असली काली और कृष्ण को हलाक करने के बाद उनकी जेबों से निकाले थे। राखी ने पिस्तौलों को एक माहिर जासूस की तरह हाथ में घुमा फिरा कर देखा और बोली, ठीक है, तुम इन पिस्तौलों को अपने पास ही रखो, मगर जब रात को टाइम बॉम्ब लगाने जाओ तो इनके ऊपर साइलेंसर लगाना मत भूलना। रेहान ने कहा, साइलेंसर तो हमारे पास नहीं है। जासूसा राखी ने मुस्कुराकर कहा, वो मैं तुम्हें दूंगी। अब तुम जाओ, रात को 10 बजे यहाँ आ जाना, तुम्हें टाइम बॉम्ब भी मिल जाएंगे और पिस्तौलों पर लगाने के लिए साइलेंसर भी। रेहान इमरान उठ खड़े हुए। राखी बोली, तुम कोठरी में ही ठहरो, मैं बाहर देखा हूँ। वो बाहर निकल गई। उसके जाते ही रेहान बोला, अब हमें क्या करना होगा? इमरान ने कहा, तुम देखते जाओ, हमें जो करना है मुझे सब मालूम है, मैंने पूरी स्कीम तैयार कर रखी है। राखी अंदर आकर बोली, मैदान साफ है, अब निकल जाओ, रात को पूरे 10 बजे आ जाना, यहाँ वो आदमी मौजूद होगा जो तुम्हारे साथ रावल डैम तक जाएगा। इमरान रेहान जासूसा के मकान से निकलकर वापस शहर की तरफ चल पड़े। ना जासूसा ने उनसे पूछा कि वो कहाँ ठहरे हुए हैं और ना इमरान रेहान ने ही ये बात उसे बतानी जरूरी समझी। गांव से निकलकर कच्ची सड़क पर आए तो रेहान बोला, यहाँ तक तो हमारी स्कीम पूरी कामयाब जा रही है, इंशाल्लाह आखिर तक कामयाब जाएगी, तुम आगे आगे देखते जाओ। इमरान ने कहा। सारा दिन और शाम इमरान रेहान ने अपने रेस्ट हाउस वाले कमरे में ही गुजार दी। रात को उन्होंने कमरे में ही खाना मंगवा कर खाया और बेचैनी से रात के 10 बजने का इंतजार करते रहे। खुदा खुदा करके 9:30 बजे इमरान और रेहान कमरे से निकले और रिक्शा पकड़कर रावल डैम वाले गांव की तरफ चल पड़े। रात खामोश थी। अंधेरे में दूर रावल डैम की रोशनियां जगमगा रही थीं। काफी पीछे वो रिक्शे से उतरकर पैदल रवाना हुए। अंग्रेजों का मुर्दा खाना उनकी बाएं तरफ पीछे रह गया। रेहान ने कहा, मुर्दा खाने की लाश तो यहाँ नहीं आ जाएगी इमरान। इमरान बोला, आ जाएगी तो हमारा क्या बिगाड़ेगी, यही कहेगी कि इमरान मुर्दा खाने में आओ, मुर्दा खाने में आओ। रेहान ने कहा, यार तुम्हें मुर्दा खाने में लाश के साथ चले जाना चाहिए था, खुदा जाने वो हमारे मतलब की कोई बात बताना चाहती हो। इमरान बोला, सुबह मैं मुर्दा खाने में गया तो था, अंदर नहीं गया, मगर खिड़की में से झांक कर देखा था, अंदर लाश भी स्ट्रेचर पर पड़ी थी। लाश को चाहिए था कि उठकर मुझे बताती कि वो मुझे मुर्दा खाने में क्यों बुला रही थी। रेहान कहने लगा, मेरा ख्याल है कि लाश सिर्फ रात को जिंदा होती है, दिन के वक्त वो स्ट्रेचर पर मुर्दा हालत में पड़ी रहती है। इमरान ने रेहान के बाजू को पकड़ते हुए कहा, इस मौजू को छोड़ो, हम अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं, तीसरा जासूस भी वहां पर मौजूद होगा, देखते हैं ये कौन है। रेहान ने कहा, जाहिर है वो अकेला ही यहाँ नहीं होगा, उसके साथी भी यहीं होंगे। जरूर होंगे,
उन्हीं का तो हमें सुराग लगाना है। इमरान ने इतना कहा और अपनी रफ्तार तेज कर दी, क्योंकि उसने अंदाजा लगा लिया था कि रात के 10 बजने वाले हैं। वो ठीक वक्त पर जासूसा राखी के घर पहुंच जाना चाहते थे। गांव गहरी खामोशी और अंधेरे में लिपटा हुआ था। किसी मकान में कोई बत्ती न जल रही थी, मगर इमरान रेहान को राखी का घर मालूम था। वो गांव की गली में दाखिल हुए और जासूसा राखी के मकान के बंद दरवाजे पर आकर रुक गई। मकान के अंदर भी खामोशी छाई थी, मगर उन्हें मालूम था कि राखी उनका इंतजार कर रही होगी। इमरान ने दरवाजे पर आहिस्ता से 3 बार दस्तक दी। राखी ने आवाज देकर पूछा, कहाँ से आए हो? इमरान बोला, हरे रामा हरे कृष्णा। दरवाजा खुल गया। जासूसा ने काली चादर ओढ़ रखी थी। आहिस्ता से बोली, अंदर आ जाओ, प्रसाद आया हुआ है। रेहान इमरान समझ गए कि प्रसाद उस तकरीबकार का नाम है जो रेहान इमरान को साथ लेकर रावल डैम पर वो जगह दिखाने वाला था जहां उन्होंने डैम उड़ाने के लिए बम लगाने थे। राखी उन्हें लेकर कोठरी में आ गई। कोठरी में दिया रोशन था। उसकी मध्यम रोशनी में इमरान रेहान ने एक दुबले पतले हिंदू को देखा जो चारपाई पर चादर ओढ़े बैठा सिगरेट पी रहा था। राखी ने कहा, यह प्रसाद है और यहाँ गुलाम अली के मुसलमान नाम से रह रहा है। ये तुम्हें अपने साथ डैम पर ले जाएगा और वो जगह बताएगा जहां तुमने टाइम बम लगाने होंगे। याद रखो, टाइम बम लगाए बगैर तुम वापस नहीं आओगे। हमें हर हालत में उस डैम को उड़ाना है, ये चीफ का हुक्म है। इमरान ने प्रसाद से हाथ मिलाया। प्रसाद का हाथ ठंडा था। प्रसाद ने इमरान रेहान को चिराग की मध्यम रोशनी में घूर कर बारी बारी देखा और बोला, तुम में से काली कौन है और कृष्ण कौन? जासूस प्रसाद ने एकदम सवाल कर दिया। इमरान ने कहा, मैं काली हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम काली हो? इमरान इस ख्याल से चौंक सा पड़ा, मगर उसने अपने हवास को काबू में रखा। खुशकिस्मती से काली की मुर्दा लाश के कपड़ों से निकाली हुई पॉकेट बुक उस वक्त भी इमरान के पास ही थी। उसने जेब से पॉकेट बुक निकालकर खामोशी से जासूस प्रसाद के हाथ पर रख दी। प्रसाद ने उसे खोलकर देखा। पॉकेट बुक पर हिंदी में काली का नाम लिखा था और बम्बई वाला पता भी। इमरान दिल में कुछ घबरा गया कि प्रसाद कहीं उनसे यह फरमाइश न कर दे कि कागज पर हिंदी लिखकर दिखाओ। इमरान ने फौरन अपना लहजा तल्ख और तेज करते हुए कहा, राखी, अगर हम पर इस तरह शक किया जाएगा तो हम अपने काम को पूरी तवज्जो से कैसे कर सकेंगे? इमरान के गुस्सा भरे लहजे से प्रसाद भी कुछ नरम हो गया और पॉकेट बुक वापस करते हुए बोला, माफ करना भाई काली, एहतियात के तौर पर हमें एक बार तो ऐसा पूछना ही था। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसके बाद प्रसाद ने उसका इम्तिहान ना लिया, वरना अगर वो इमरान या रेहान में से किसी को ये कह देता कि हिंदी लिख कर दिखाओ तो उनका सारा पोल खुल गया होता, क्योंकि वो दोनों हिंदी जुबान लिखना बिल्कुल नहीं जानते थे। इमरान ने जल्दी से कहा, मैं टाइम बॉम्ब देखना चाहता हूँ। जासूसा राखी ने चारपाई के नीचे से एक थैला निकालकर खोल दिया। थैले में पेंसिलों के छोटे छोटे बंधे हुए गट्ठों की शक्ल में कितने ही टाइम बॉम्ब पड़े थे। इमरान ने टाइम बमों के गट्ठों को उलट पलट कर देखा। वो दिल में बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि ये टाइम बॉम्ब इतने ताकतवर थे कि एक साथ फटकर बड़े से बड़े डैम, बल्कि बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग के परखच्चे उड़ा सकते थे। उसने बम थैले में रख दिए और जासूसा की तरफ देखकर कहा, ठीक है, ये बम बिल्कुल ठीक रहेंगे। हम इसे कल रावल डैम में लगाएंगे। आज क्यों नहीं? प्रसाद बोला। इमरान कहने लगा, आज हम मौका देखने जाएंगे। ये टाइम बम हम कल रात के पिछले पहर जाकर लगाएंगे। तुम हमारे साथ चलकर मौका दिखा दो। प्रसाद ने राखी की तरफ देखा। जासूसा बोली, काली जिस तरह कहता है उसी तरह करो, ये इन बातों को हमसे बेहतर जानता है। इमरान का मंसूबा ही यही था कि टाइम बॉम्ब अगले रोज लगाने का कहा जाए, ताकि उस रात वो प्रसाद और उसके दूसरे जासूसों का पता कर सके कि वो रावलपिंडी में किस जगह मुसलमानों का भेष बदल कर रह रही हैं। तकरीबकार प्रसाद ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें रावल डैम पर ले जाकर वो जगह दिखाता हूँ जहाँ तुम्हें ये बम लगाने होंगे। इमरान और रेहान राखी के घर से निकलकर रात के अंधेरे में रावल डैम की तरफ चल पड़े। प्रसाद ने बड़े खुफिया और शॉर्टकट रास्ते बना रखे थे। वो इमरान रेहान को लेकर डैम की झील के किनारे पर आ गया। यहाँ उसने एक छोटी सी कश्ती झाड़ियों में छुपा रखी थी। इस कश्ती पर दरख्तों के पत्तों की छत इस तरीके से डाली गई थी कि वो बिल्कुल कोई झाड़ी लगती। झील में रात के वक्त किसी को शुबा ही नहीं हो सकता था कि ये कश्ती है। प्रसाद ने रेहान और इमरान को कश्ती में पत्तों की छत के नीचे बिठा दिया और कश्ती को किनारे किनारे चलाता हुआ डैम के सबसे बड़े मगरबी सतून के सामने ले आया। कश्ती किनारे पर ही खड़ी थी। प्रसाद ने डैम के सतूनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इन 6 सतूनों के साथ पानी की सतह से 1 फुट ऊंचा करके टाइम बम लगाने होंगे, ताकि बम फटने से पानी में जोरदार तूफान उठे और डैम सारे का सारा ढहकर पानी में गिर पड़े। इमरान ने दिल में कहा, ऐसा तो तुम क़यामत तक न कर सकोगे, और ऊपर से बोला, मैं समझ गया, ऐसा ही होगा। अब वापस चलो, डैम के ऊपर गार्ड मौजूद है, इनमें से किसी ने हमें देख लिया तो हमारा सारा प्लान नाकाम हो जाएगा। प्रसाद ने आहिस्ता से कहा, इसीलिए तो मैंने कश्ती को झाड़ी की तरह बना रखा है कि किसी को शक ही ना पड़े।
प्रसाद कश्ती को किनारे किनारे चलाता वापस चला। झील में काफी पीछे जाकर इमरान, रेहान और प्रसाद कश्ती से उतरे। कश्ती को दोबारा झाड़ियों के अंदर छुपा दिया। प्रसाद बोला, ठीक है, अब तुम दोनों, काली और कृष्ण, कल रात के 2 बजे राखी के यहाँ पहुंच जाना। इमरान ने पूछा, तुम कहाँ जाओगे? क्या राखी के घर नहीं जाना? प्रसाद कहने लगा, वहां जाने की अब जरूरत नहीं, मैं अपने घर जाऊंगा। इमरान, रेहान बोले कि हम भी अपने हॉस्टल में जाएंगे। प्रसाद उनके साथ रावलपिंडी को जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। वो तीनों खामोश थे। इमरान जानता था कि वो प्रसाद से उसके ठिकाने के बारे में नहीं पूछ सकते, क्योंकि किसी जासूस को ये इजाजत नहीं होती कि वो अपने साथी जासूस को ठिकाने के बारे में दरियाफ्त करे। लेकिन इमरान का टारगेट ही यही था कि वो इस तखरीबकार और इसके साथियों के ठिकाने का सुराग लगाकर उन सबको जहन्नुम में पहुंचाए। आसमानी ताकत उस रात भी इमरान, रेहान के जिस्मों में बेदार नहीं हुई और इमरान की नीली अंगूठी भी अभी तक बेअसर थी। काफी आगे जाकर उन्हें एक टैक्सी मिल गई। टैक्सी उन्हें लेकर पिंडी शहर की तरफ रवाना हो गई। शहर से 4 मील पीछे ही एक जगह प्रसाद ने टैक्सी रुकवा दी और बोला, मैं इसी जगह उतरूंगा। और वो टैक्सी से उतरकर सड़क के दरख्तों के नीचे से होता हुआ खेतों में चलने लगा। रात के अंधेरे ने उसे बहुत जल्द अपने अंदर छुपा लिया। इमरान ने रेहान के कान में कहा, इसका पीछा करो, और दरवाजा खोल दिया। रेहान खामोशी से नीचे उतरकर खेतों के अंधेरे में गायब हो गया। इमरान ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, चलो रेस्ट हाउस की तरफ चलो। इमरान टैक्सी लेकर अपने रेस्ट हाउस की तरफ चला गया और रेहान प्रसाद के पीछे लग गया। रेहान बड़ी होशियारी के साथ खेतों के अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। वो उसी तरफ जा रहा था जिधर प्रसाद गया। वो ये मालूम करना चाहता था कि वो और उसके दूसरे तखरीबकार किस जगह रहती हैं और उन्होंने अपना खुफिया ठिकाना कहाँ बना रखा है। पहले तो रेहान को ऐसा लगा कि प्रसाद उसकी नजरों से ओझल हो चुका है और अब उसका सुराग नहीं मिलेगा, लेकिन रेहान भी पूरा जासूस था। वो खेतों में तेज तेज चलने लगा। गीली मिट्टी पर चलने से पाँव की आवाज पैदा नहीं हो रही थी। खेत खत्म हो गए। रेहान खेतों से बाहर खुश्क मैदान में आया तो उसे सितारों की नीली रोशनी में एक साया टीले की तरफ जाता नजर आया। रेहान बड़ा खुश हुआ। ये प्रसाद के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। वो उसके पीछे पीछे चलता गया। उन दोनों के दरमियान 20 कदमों का फासला होगा। चूंकि रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था, इसलिए इतना फासला रेहान को छुपाने के लिए काफी था। प्रसाद टीले के पीछे मुड़ गया। थोड़ी देर बाद रेहान भी टीले की दूसरी तरफ घूम गया। आगे ढलान थी, नीचे फिर खेत शुरू हो जाते थे। खेतों के पार 2-4 टीले एक साथ जुड़े हुए रात के अंधेरे में यूं लग रहे थे जैसे बहुत बड़े बड़े ऊंट बैठे हों। प्रसाद का धुंधला साया सा रेहान की नजरों में था। वो खेतों में से निकलकर 3 टीलों में से आखिरी टीले की तरफ बढ़ रहा था। रेहान भी उधर को चलने लगा। फिर प्रसाद टीले के पास जाकर जैसे गायब हो गया। रेहान टीले के पास जाकर फूंक फूंक कर कदम उठाने लगा। अंधेरे में वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। ये तीसरा टीला था और यहाँ उसे कोई ऐसा मकान नजर न आया जहाँ प्रसाद घुस सकता था। वो बड़ा परेशान हुआ कि तखरीबकार आखिर कहाँ गायब हो गया। वो टीले के बिल्कुल साथ लगकर कच्ची जमीन पर चल रहा था। अचानक रेहान को आदमियों के बातें करने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज पर कान लगा दिए। एक आवाज को उसने पहचान लिया। ये प्रसाद था जो उनके साथ रावल डैम दिखाने गया। बाकी उसके 2 साथी थे। ये आवाजें टीले के अंदर से आ रही थीं। रेहान उनकी बातें सुनने लगा। प्रसाद की आवाज आई, काली और कृष्ण, जो 2 हमारे साथी तखरीबकार भारत से आए हैं, मुझे कुछ अजीब से लगती हैं। उसके साथी तखरीबकार ने पूछा, तुम्हें कौन सी बात उनकी अजीब लगी? प्रसाद की आवाज आई, बस नौजवान से हैं, मेरा ख्याल था कि तजुर्बाकार पक्की उम्र के होंगे। दूसरे साथी की आवाज आई, आजकल नौजवानों को ज्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रसाद ने कहा, ना जाने क्यों मुझे शक सा हो रहा है। कैसा शक? उसके साथी की आवाज आई। प्रसाद बोला, लगता है ये असली आदमी नहीं। टीले के गार में परेशान कर देने वाली खामोशी छा गई। रेहान ने अपना सांस रोक लिया। उसका दिल धड़क उठा। प्रसाद कुछ देर की खामोशी के बाद कहने लगा, रात 2 बजे वो रावल डैम में बम लगाने आ रही हैं। ये काम कर लें। कल दिन के वक्त मैं उनको आजमा कर देखूंगा कि ये असली साथी हैं कि पाकिस्तानी जासूस। उसके साथी ने पूछा, तुम किस तरह उन्हें आजमाओगे? प्रसाद की आवाज आई, मैं उनसे हिंदी लिखवा कर देखूंगा कि किस तरह की हिंदी जुबान लिखती हैं। फिर उनसे मैं इंटेलिजेंस के बारे में भी सवाल करूंगा। तीसरे साथी की आवाज आई, अगर ऐसी बात है तो हमें उन्हें फौरन शूट कर देना चाहिए। प्रसाद बोला, आज की रात सब्र कर लो, उन्हें बम लगा लेने दो, देखते हैं बम लगाते भी हैं कि नहीं। अगर उन्होंने बम ना लगाए या उनके लगाए हुए बम ना फटे तो साबित हो जाएगा कि उन्होंने काली और कृष्ण का भेष बदल रखा है। एक बार फिर खामोशी छा गई। रेहान धड़कते दिल के साथ उनकी बातें सुन रहा था। वो रात के अंधेरे में टीले की दीवार के साथ लगकर खड़ा था। अभी हमें आराम करना चाहिए। 2 बजे रात उठकर रावल डैम पर जाऊंगा। दोनों तकरीबकार वहां आ रहे हैं। टीले के गार में सन्नाटा तारी हो गया। रेहान के पास वक्त कम था। उस वक्त रात के 10 बजने वाले थे और रेहान जितनी जल्दी हो सके इमरान को जाकर बताना चाहता था
کہ پرشاد اور اس کے ساتھیوں کو ان پر شک ہو گیا ہے۔ ریحان دبے پاؤں واپس مڑا، تھوڑی دور تک آہستہ آہستہ چلتا رہا، پھر اس نے اپنی رفتار تیز کر دی اور بہت جلد پکی سڑک پر آ گیا۔ یہاں اسے ایک ٹیکسی مل گئی جس میں بیٹھ کر وہ عمران کے پاس آ گیا۔ عمران ابھی سویا نہیں تھا۔ ریحان نے پرشاد اور اس کے ساتھیوں کی جو باتیں سنی تھی وہ ساری عمران کو بتا دی۔ عمران پلنگ پر لیٹا تھا۔ جو ہی ریحان نے اسے آگاہ کیا کہ پرشاد اور اس کے ساتھیوں کو ان پر شک ہو گیا ہے اور کل وہ ان دونوں سے ہندی لکھوا کر ان کا امتحان لینے والے ہیں، تو عمران اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کی آواز بند کر دینی ہوگی۔ اس وقت عمران نے اپنا خاص کوڈ نمبر بتا کر ٹیلی فون آپریٹر سے انٹیلیجنس چیف مسٹر لودھی سے فون پر رابطہ قائم کیا اور اسے کہا کہ میں ابھی اسی وقت آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے مسٹر لودھی کی آواز آئی، خیریت تو ہے نا؟ عمران بولا، خیریت نہیں ہے، آپ فوراً گاڑی لے کر میرے پاس ریسٹ ہاؤس آ جائیں۔ انٹیلیجنس چیف مسٹر لودھی تھوڑی دیر بعد ریسٹ ہاؤس میں عمران ریحان کے سامنے ان کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ عمران نے اسے ساری بات بیان کر دی۔ مسٹر لودھی نے ریحان سے کہا، تم ہمارے ساتھ چلو گے؟ مسٹر لودھی نے ساری اسکیم عمران کو سمجھا دی اور کہا، تم ٹھیک 2 بجے راول ڈیم پر بم لگانے چلے جانا، میں نے وہاں سیکیورٹی گارڈ کو سب کچھ سمجھا دیا ہے، وہ تمہیں کشتی میں آتا دیکھ لیں گے۔ تم ٹارچ نکال کر 3 بار ان کی طرف روشنی کرو گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تم ہی ہو اور تم پر نہ تو فائر کریں گے اور نہ تمہیں للکاریں گے۔ آؤ ریحان۔ انٹیلیجنس چیف مسٹر لودھی نے ریحان کو ساتھ لیا اور تیزی سے رات کے وقت سنسان سڑکوں پر گاڑی بھگاتا سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچا۔ وہاں سے 15 سپاہیوں کا ایک دستہ اپنے ساتھ لیا اور ریحان کی رہنمائی میں اس غار کی طرف روانہ ہوا جہاں پرشاد اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ موجود تھا۔ ٹیلے سے کچھ فاصلے پر پولیس جیپ سے اتر گئی۔ اب ریحان انہیں آگے آگے چلتا ہوا راستہ دکھا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ رات سنسان، خاموش اور تاریک تھی۔ آخر ریحان مسٹر لودھی اور پولیس کی گارڈ کو ٹیلے کے پاس لے آیا۔ اس نے اندھیرے میں ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسٹر لودھی سے آہستہ سے کہا، یہاں ضرور کوئی غار ہے مسٹر لودھی، تخریب کاروں کی آوازیں اسی غار میں سے آ رہی تھیں۔ مسٹر لودھی نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ پولیس کے سپاہیوں نے رائفلیں تانی ہوئی تھیں اور وہ یوں آگے بڑھ رہے تھے جیسے دشمن کے مورچے پر اندھیرے میں حملہ کرنے جا رہے ہوں۔ بہت جلد انہیں اندھیرے میں ٹیلے کی دیوار میں جھاڑیاں دکھائی دیں۔ یہ جھاڑیاں دیوار کے ساتھ اگی ہوئی تھیں، جیسے کسی نے غار کے منہ کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے کے لیے کاٹ کر وہیں رکھ دی ہوں۔ ریحان کے کہنے پر اندھیرے میں انٹیلیجنس چیف نے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا اشارہ کیا۔ ایک دم سے 15-20 سپاہی رائفلیں تاننے جھاڑیوں کی طرف دوڑے۔ انہوں نے جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹا کر دیکھا، آگے غار تھا اور وہ غار میں گھس گئے۔ چیف لودھی اور ریحان باہر ہی کھڑے تھے۔ مسٹر لودھی نے کہا، ضرور جاسوسوں نے یہ گولیاں چلائی ہیں، اپنے آدمیوں کو میں نے فائر کرنے سے منع کر رکھا تھا، آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ مسٹر لودھی اور ریحان ریوالور ہاتھوں میں لیے غار کی طرف دوڑے۔ غار میں فائرنگ بند ہو گئی۔ سپاہی ٹارچ کی روشنیوں میں 2 تخریب کاروں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لائے اور انہیں ہتھکڑیاں لگا کر پولیس کی گاڑی میں دھکیل دیا۔ ان میں پرشاد کو ریحان نے پہچان لیا، مگر ریحان نے اسے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، وہ اندھیرے میں ہو گیا۔ پولیس دونوں تخریب کاروں کو گرفتار کر کے وہاں سے واپس روانہ ہو گئی۔ اب مسٹر لودھی غار سے باہر نکلے، ان کے ہاتھ میں ٹارچ روشن تھی۔ ریحان کے پاس آ کر انہوں نے بتایا کہ ان کا تیسرا ساتھی جو غار میں تمہاری اطلاع کے مطابق موجود تھا، مگر اس نے گولی اپنے سر میں مار کر خودکشی کر لی۔ ریحان نے کہا، اس کی لاش غار میں نہیں رہنی چاہیے۔ ریحان نے مسٹر لودھی کے ساتھ مل کر تیسرے تخریب کار کی لاش کو باہر نکال کر پولیس کی جیپ میں ڈالا اور واپس روانہ ہو گیا۔ راستے میں گندے نالے میں تخریب کار کی لاش کو پھینک دیا گیا۔ انٹیلیجنس چیف نے ریحان سے کہا، ہمیں اس بھارتی جاسوسا راکھی کو بھی پکڑنا ہے، خیال رکھنا کہیں وہ فرار نہ ہو جائے۔ ریحان کہنے لگا، ہم رات کے 2 بجے بھارتی جاسوسا کے مکان پر جائیں گے، اسے اس بات کی خبر تک نہیں ملے گی کہ اس کے 3 ساتھیوں میں سے ایک کی لاش گندے نالے میں ڈوب چکی ہے اور باقی 2 پولیس کے قبضے میں ہیں۔ انٹیلیجنس چیف ریحان کو ریسٹ ہاؤس میں اتار کر واپس چلے گئے۔ عمران جاگ رہا تھا۔ ریحان نے جا کر اسے خوشخبری سنائی کہ پرشاد اور اس کے ایک ساتھی تخریب کار کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور ایک تخریب کار نے خودکشی کر لی۔ عمران بولا، خدا کا شکر ہے کہ یہ مشن کامیاب رہا، اب تیار ہو جاؤ، رات کا 1 بج چکا ہے، ہمیں 2 بجے راول ڈیم پہنچنا ہے۔ پورے 1:30 بجے عمران ریحان بھارتی جاسوسا راکھی کے مکان پر تھے۔ راکھی نے انہیں دیکھتے ہی پوچھا، پرشاد کہاں ہے؟ عمران نے آہستہ سے کہا، وہ کہتا تھا کہ تم ٹائم بم لے کر آ جانا، میں راول ڈیم پر کشتی کے پاس بیٹھا ملوں گا۔ جاسوسا ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی۔ کوٹری میں چراغ روشن تھا۔ اس نے عمران اور ریحان کی طرف عجیب شک بھری نظروں سے گھور کر دیکھا، لیکن فوراً ہی مسکرا کر بولی، بھگوان تمہیں مشن میں کامیاب کرے، یہ ٹائم بم بے حد طاقتور ہیں، میں نے ان کے کلاک چلا دیے ہیں، یہ صبح کے ٹھیک 5 بجے زبردست دھماکوں سے پھٹ کر اس بڑے اہم ڈیم کو تباہ کر دیں گے۔ عمران نے دل میں کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا، اور اوپر سے کہنے لگا، بھگوان کی مرضی سے ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد جاسوسا نے پلنگ کے نیچے سے ٹائم بموں سے بھرا ہوا تھیلا نکال کر ان کے حوالے کیا اور ساتھ ہی 2 سائلنسر بھی نکال کر دیے۔
इन्हें अपने रिवॉल्वरों पर चढ़ा लो। अगर कोई भी पाकिस्तानी गार्ड तुम्हारे रास्ते में आया फौरन गोली चला देना। इमरान बोला, तुम बेफिक्र रहो, सुबह 5 बजे रावल डैम के टुकड़े उड़ चुके होंगे। और साथ ही दिल में दोहराया, ऐसा कभी नहीं होगा। इमरान और रेहान जासूसा के मकान से निकलकर रात की तारीकी में रावल डैम की तरफ रवाना हो गए। अब हालात बदल गए थे। पहले उनका ख्याल परशाद और उसके साथियों को गिरफ्तार करने का नहीं था, इसलिए इमरान ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चीफ से डैम के सिक्योरिटी गार्ड को कहलवा दिया कि वह इमरान रेहान की कश्ती देखकर उन पर गोलियां न चलाएं, क्योंकि वो डैम के सतूनों के पास जाएंगे जरूर, मगर वहां बम लगाने की बजाय बमों को झील में फेंक कर परशाद के पास किनारे पर वापस आ जाएंगे और उसे यही कहेंगे कि हमने बम लगा दिए हैं। लेकिन अब उन्हें डैम पर जाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि परशाद और उसके साथी वहां नहीं थे। फिर भी इमरान रेहान सड़क पर चलते हुए रावल डैम के पास आकर रुक गए। यहाँ एक सड़क इस्लामाबाद को और एक रावलपिंडी को जाती थी। उनका रेस्ट हाउस वहां से 2-3 फरलांग के फासले पर था। इमरान कहने लगा, राखी को हम पर शक हो गया है। तुमने देखा था कि जब मैंने उसे कहा कि परशाद मेरे साथ नहीं आया तो वो ठिठक गई और उसने मुझे घूर कर देखा। रेहान ने कहा, मुझे भी लगता है कि उसे हम पर शक हो गया है। कहीं ऐसा न हो कि वो वहां से फरार हो जाए, क्योंकि हमें उसे भी गिरफ्तार करवाना है। इमरान ने अंधेरे में पीछे की तरफ देखा, कहने लगा, टाइम बमों के थैलों को यहीं झाड़ियों में छुपा दो और हम वापस चलकर देखते हैं कि राखी अपने घर में ही है कि वहां से फरार हो गई है। उन्होंने जल्दी से टाइम बमों के थैले को वहीं एक घनी झाड़ी के अंदर छुपा कर रख दिया और वापस राखी के गांव की तरफ तेज तेज चलने लगे। पक्की सड़क से उतरकर वो कच्ची सड़क पर आ गए। ये रास्ता रावल डैम वाली झील के करीब से होता हुआ जासूसा राखी के गांव की तरफ जाता था। गांव थोड़ी ही दूर था कि इमरान रेहान ने गांव से बाहर एक दरख्त के नीचे बंद जीप को खड़े देखा। इमरान रेहान वहीं बैठ गए। ये जीप यहाँ पहले तो नहीं थी, इमरान बोला। रेहान की आंखें भी अंधेरे में जीप पर लगी थी, जो उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। आहिस्ता से बोला, कहीं राखी फरार होने की तैयारियां तो नहीं कर रही? लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जासूसा अपने मकान में इमरान रेहान को रावल डैम पर जाकर अपने काबू में करने का सारा मंसूबा बना चुकी थी। उसके साथ उसके 2 नए जासूस भी थे, जिसको राखी ने वायरलेस करके खास तौर पर बुला लिया। जब इमरान ने उसे कहा था कि परशाद अपने आप ही रावल डैम पर पहुंच जाएगा, तो राखी को उसी वक्त शक पड़ गया कि दाल में कुछ काला है। इमरान रेहान को रावल डैम पर भिजवाने के बाद उसने फौरन ट्रांसमीटर सेट निकालकर अपने खास आदमी को सिग्नल दिया और उसे बताया कि मुझे काली और कृष्ण पर शक है कि ये हमारे आदमी नहीं बल्कि असली काली और कृष्ण को ठिकाने लगाने के बाद उनके भेस में हमारे पास आए हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर वो वापस आए तो उन्हें अपने मकान पर बिठाए रखो, हम आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में 2 नए जासूस जीप में बैठकर राखी के मकान पर पहुंच गए। राखी ने उन्हें कहा, मैं उन दोनों को कत्ल नहीं करना चाहती। अगर वो दोनों पाकिस्तानी जासूस हैं तो हमें उन्हें जिंदा पकड़कर अपनी खुफिया कमीगाह पर ले जाना चाहिए, ताकि उनसे पूछगिछ करके ये मालूम करें कि उनके साथी और कौन कौन पाकिस्तानी जासूस हैं जो हमारे पीछे लगे हुए हैं। जासूस ने कहा, ऐसा ही होगा। हम उन पर राइफल से बेहोश करने वाली ट्रैंकुलाइजर्स गोलियों से फायर कर देंगे। तुम यहीं ठहरो, हम उनके पीछे जाते हैं। अभी ये लोग जासूसा के मकान पर बातें ही कर रहे थे कि इमरान रेहान भी बदकिस्मती से वहां पहुंच गए। जब उन्होंने गांव के बाहर एक खाली जीप देख ली तो उन्हें वहीं छुपकर इंतजार करना चाहिए था, मगर इमरान इस ख्याल से रेहान को लेकर राखी के मकान पर आ गया कि कहीं वो फरार न हो जाए। पाँव की चाप से राखी ने उन्हें पहचान लिया। उसने फौरन चिराग बुझा दिया और अपने साथियों से दबी जुबान में कहा, ये दोनों पाकिस्तानी जासूस हैं। जासूस बेहोश करने वाली राइफलें लेकर कोठरी से निकले और मकान के सेन से गुजरते हुए उसकी दीवार पर चढ़ गए। बाहर गली के अंधेरे में उन्हें 2 इंसानी साए मकान की तरफ आते नजर आए। एक जासूस ने राइफल का निशाना लेकर फायर कर दिया। आवाज धमाके की नहीं थी, ठक की आवाज आई और ट्रैंकुलाइजर गोली सीधी इमरान के सीने में आकर लगी। वो भागा। उसे भागता देखकर रेहान भी पीछे दौड़ा। भारतीय जासूस ने इंसानी सायों को भागता देखकर ऊपर तले 3 फायर कर दिए। गोलियां इमरान रेहान को ना लगी, मगर जो गोली इमरान के सीने में लगी थी वो अपना काम कर चुकी थी। इमरान नीम बेहोशी की हालत में गिर पड़ा। उसने रेहान से कहा, भाग जाओ, ये ट्रैंकुलाइजर फायर था, मैं बेहोश हो रहा हूँ। पीछे से एक और फायर आया। रेहान को अब ख्याल आया कि उन्होंने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल भी टाइम बमों के थैले में संभाल कर रख दिए थे। रेहान वहां से भागना नहीं चाहता था, लेकिन एक साथ दोनों का गिरफ्तार हो जाना भी दुरुस्त नहीं था। रेहान दरख्तों की तरफ दौड़ा। आगे एक खुश्क नाला था। रेहान ने उसमें छलांग लगा दी। पीछे से फायरिंग हो रही थी। किसी ने कहा, एक बेहोश हो गया है, दूसरा सामने दरख्तों की तरफ गया है, उसे भागने मत देना। मगर रेहान इतनी तेजी से खुश्क नाले में पीछे की तरफ भाग रहा था कि चंद सेकंड के अंदर अंदर वो नाले से निकलकर डैम को जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गया। वो अब भी भागा जा रहा था। रात का अंधेरा उसकी मदद कर रहा था, मगर अब वो थक गया। उसका सांस बुरी तरह फूल गया। उसका रेस्ट हाउस अभी काफी दूर था। वो खतरे से बाहर नहीं निकला। रेहान भाग रहा था, मगर उसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई। उसने सोचा कि उसे किसी जगह छुप जाना चाहिए और थोड़ा सा दम लेने के बाद ताज़ा दम होकर भागना चाहिए। अंधेरे में वो अंग्रेजों के मुर्दा खाने की तरफ दौड़ने लगा।
उसे मुर्दा खाने की लाश से खौफ भी महसूस हो रहा था कि कहीं वो किसी तरफ से निकलकर उसे चिमट ना जाए। वो मुर्दा खाने वाले दरख्तों के झुंड को छोड़कर नीचे एक खाई में उतर गया। यहाँ बेशुमार जंगली झाड़ियां उगी हुई थी। वो बहुत ज्यादा थक गया था, अब उसे भागा नहीं जा रहा था। वो बेदम सा होकर झाड़ियों में गिर गया। 1 मिनट तक वो सिर्फ हांफता ही रहा। जब जरा सांस दुरुस्त हुआ तो उसने खाई में से निकलकर कच्ची सड़क पर पीछे की तरफ देखा। उसे पीछे गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से झाड़ियों में घुस गया। एक जीप पीछे से आई और तेजी से कच्ची सड़क पर से गुजर गई। ये वही जीप हो सकती थी जो गांव के बाहर खड़ी थी। रेहान ने सोचा और तेज तेज कदमों से चलते हुए उसने खाई पार की और दूसरे किनारे पर आकर एक ऊंचे खेत में छुपकर बैठ गया। अब आसमान पर पिछले पहर की फीकी सी नीली रोशनी झलकने लगी। वह समझ गया कि इस जीप में जासूसा राखी के साथी सवार होंगे जो बेहोश इमरान को डाले किसी नामालूम मुकाम की तरफ ले जा रही हैं। रेहान ज्यादा देर रुक नहीं सकता था। वह जल्द से जल्द इंटेलिजेंस चीफ को जाकर खबर देना चाहता था कि तकरीबकारों ने इमरान को बेहोश करके अपने कब्जे में कर लिया है और वो उसे किसी नामालूम मुकाम की तरफ ले गई है ताकि पुलिस सारे इलाके को घेरे में लेकर इमरान की तलाश शुरू कर दे। रेहान को एक बात की तसल्ली थी कि वो लोग इमरान को कत्ल नहीं करना चाहते थे। अगर ऐसी बात होती तो उन पर बेहोश कर देने वाली गोलियां फायर न की जाती बल्कि असली गोलियों से उन्हें शूट कर दिया जाता। रेहान खेतों में से निकलकर तेज तेज कदमों से चलता रेस्ट हाउस वाली सड़क पर आ गया। अब उसे सामने रेस्ट हाउस की बत्तियां दिखाई दे रही थीं। रेहान ज्यादा जोश से भागने लगा। रेस्ट हाउस पहुंचकर वो बरामदे में ही बैठ गया। बरामदे के कोने में बत्ती जल रही थी। चारों तरफ पिछली रात का पुरस्कार गहरा सन्नाटा छाया था। रेहान ने उठकर अपने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आते ही वो टेलीफोन की तरफ लपका। उसे अभी तक सांस चढ़ा हुआ था। उसने डायल घुमाकर इंटेलिजेंस चीफ का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ घंटी बजने लगी मगर कोई रिसीवर उठा नहीं रहा था। रेहान अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। रेहान ने फोन बंद करके एक बार फिर डायल घुमाकर नंबर मिलाया। घंटी फिर बजने लगी। फिर किसी ने रिसीवर उठाकर नींद में डूबी हुई आवाज में पूछा, कौन? रेहान ने आवाज पहचान ली। ये इंटेलिजेंस चीफ की आवाज थी। रेहान ने अपना खुफिया कोड नंबर बताते हुए कहा, सर मैं रेहान हूँ। इमरान को तकरीबकार बेहोश करके अपने साथ ले गई हैं। इंटेलिजेंस चीफ की आवाज आई, तुम कहाँ से बोल रहे हो? रेहान बोला, मैं रेस्ट हाउस से बोल रहा हूँ। इमरान की जान खतरे में है सर। चीफ की आवाज आई, तुम यही रहना, मैं आ रहा हूँ। रेहान ने फोन बंद कर दिया और बिस्तर पर गिर पड़ा। वो थका हुआ भी था और गमज़दा भी। उसे सबसे ज्यादा फिक्र इमरान की थी। काश इस वक्त हमारे जिस्मों में आसमानी ताकत होती, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता था कि दुश्मन इमरान को अगवा करके ले जाते। मगर बदकिस्मती से अंबर की दी हुई आसमानी ताकत और थ्यूसोंग की दी हुई अंगूठी की ताकत उनका साथ छोड़ चुकी थी। थोड़ी देर बाद बाहर कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर लोधी पहुंच गए थे। रेहान ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। उसी वक्त वो रेहान को साथ लेकर पुलिस स्टेशन गए। वहां से पुलिस की गार्ड अपने साथ ली और सबसे पहले रावल डैम के नजदीक झाड़ियों में छुपाए हुए टाइम बमों का थैला उठाकर जीप में रखा। उसके बाद गांव में जासूसा राखी के मकान पर छापा मारा। मगर जासूसा वहां कहाँ थी? वो तो अपने दोनों साथियों के हमरा इमरान को बेहोश करके वहां से किसी नामालूम मुकाम की तरफ जा चुकी थी। मकान में कोई सबूत भी नहीं था, बस टूटा फूटा सामान बिखरा हुआ था। रेहान ने कहा कि राखी इमरान को अगवा करके ले जा चुकी है। चीफ ने कहा, हम इमरान को तलाश करके रहेंगे। उसी वक्त शहर से बाहर जाने वाले सारे रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई और गाड़ियों की तलाशी शुरू हो गई, मगर कोई नतीजा न निकला। जासूसा राखी एक अय्यार और तजुर्बेकार औरत थी। उसके साथ भी एक बड़ा मक्कार जासूस था। वो रातों रात उस इलाके से निकलकर बहुत पीछे बॉर्डर पर पहुंचकर खुफिया पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पहुंच गए। गोपाल और रघु भी वहां पर मौजूद थे। जब उन्होंने रस्सियों में जकड़े हुए इमरान को देखा तो चीख कर राखी से बोला, राखी ये तो पाकिस्तानी जासूस इमरान है, मैं इसे जानता हूँ। एक बार मैंने इसे गोली मारकर हलाक भी कर दिया था, फिर ना जाने कैसे जिंदा हो गया। जासूसा को जब यकीन हो गया कि इमरान पाकिस्तानी जासूस है तो उसने रघु को एक तरफ ले जाकर कहा, हम इमरान को जब चाहें कत्ल कर सकती हैं, मगर हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा इसी में है कि हम इससे पूछगिछ करें कि पाकिस्तान में कौन कौन से पाकिस्तानी खुफिया पुलिस के आदमी हमारे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि हमें अभी पाकिस्तान में बमों के धमाके करने हैं। अगर इस इमरान की जगह असली काली और क्रिश्चियन जासूस होते तो रावल डैम अब तक उड़ चुका होता, मगर इन इमरान रेहान ने टाइम बम नहीं लगाए थे, इसीलिए धमाके नहीं हुए। रघु बोला, रावल डैम को उड़ाने के लिए हम किसी दूसरे आदमी को भेज देंगे, लेकिन तुम्हें इसके साथी रेहान को भी पकड़ कर लाना चाहिए था। राखी ने कहा, बेहोशी की गोली उस पर भी फायर की गई, मगर वो अंधेरे से फायदा उठाते हुए भाग निकला। मैं वापस जाकर उसे भी गिरफ्तार करवा दूंगी। रघु ने पूछा, अब तुम किस बेस में जाओगी? क्योंकि तुम्हारे गांव वाला मकान तो पुलिस की निगरानी में होगा। जासूसा राखी कहने लगी, मैं इस बार दरवेश औरत बनकर इस्लामाबाद के फैशनेबल इलाके में रहूंगी।
मैं अपना हुलिया बिल्कुल तब्दील कर लूंगी, आंखों का रंग भी लेंस लगाकर तब्दील कर लूंगी और बालों का रंग भी सुर्ख कर लूंगी। यह सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम ऐसा करो कि इमरान को पूछगिछ के लिए इंडिया पुलिस हेडक्वार्टर ले जाओ। जासूस रघु बोला, मगर वो तो बंबई शहर में है। जासूसा राखी कहने लगी, हाँ मैं जानती हूँ, तुम इमरान को बंबई हेडक्वार्टर ही ले जाओ। वहाँ का इंस्पेक्टर पटेल बड़ा जालिम, जाबर, सख्त और तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर है। वह इमरान से तमाम जासूसों के नाम उगलवा लेगा। रघु जासूस गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है, मैं आज ही इमरान को बंबई रवाना कर देता हूँ, मगर तुम कहाँ जाओगी? राखी बोली, मैं अपना हुलिया मुसलमान दरवेश औरतों वाला बनाकर आज का दिन आराम करने के बाद रात के अंधेरे में खुफिया पहाड़ी रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी और अपने मिशन पर काम शुरू कर दूंगी। रघु कहने लगा, तुम्हें गोपाल के जरिए हर किस्म का असलहा मिलता रहेगा। इमरान रस्सियों में बंधा कोने में पड़ा था। उसे अब होश आ गया था। भारतीय जासूस रघु और राखी की सारी बातें उसने कान लगाकर सुन ली। वह समझ गया कि उसे यहाँ से हिंदुस्तान के बहुत बड़े शहर बंबई ले जाया जा रहा है। उस वक्त अभी सुबह नहीं हुई थी। ये बॉर्डर का पहाड़ी इलाका था। इमरान रस्सियों में जकड़ा कोठरी में पड़ा था। जासूसा ने नफरत भरी नजरों से इमरान की तरफ देखकर कहा, तुमने काली और कृष्ण को कहाँ कत्ल किया था? इमरान ने कहा, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। रघु ने इमरान के जोर से थप्पड़ मारा और बोला, तो फिर तुम और रेहान काली और कृष्ण का भेष बदल कर राखी के पास कैसे चले गए? तुम्हें कैसे पता चला कि हम काली और कृष्ण नाम के दो तकरीबकार राखी के पास भेज रहे हैं? इमरान ने आस्था से कहा, हमने तुम्हारा एक वायरलेस सिग्नल पकड़ लिया था कि काली और कृष्ण नाम के दो तकरीबकार राखी के पास चले आ रही हैं। राखी ने रघु से कहा, यह झूठ बोल रहा है। इन्होंने जरूर काली और कृष्ण को हलाक कर डाला है, वरना ये कैसे हो सकता था कि वो दोनों मेरे पास ना आते? रघु बोला, ये इस तरह नहीं बोलेगा, इसे मैं आज ही बंबई लिए चलता हूँ। 1 घंटे बाद वहां एक बंद जीप आकर रुकी। उसमें से रघु और 3 दूसरे आदमी निकले। तीनों ने राइफलें उठा रखी थी। इमरान की आंखों पर पट्टी बांधी गई। उसे बंद जीप में बिठाकर तरपाल का पर्दा गिरा दिया गया। जीप रवाना हो गई। दोपहर तक जीप पहाड़ी इलाके में सफर करती रही। 2 बजे वो एक जगह रुकी। यहाँ इमरान को जीप से उतारकर झाड़ियों के पास ले जाया गया। फिर उसे खाने को खुश्क रोटी और पतली दाल पानी के साथ दी गई। यहाँ से जीप रवाना हुई तो शाम के वक्त जम्मू शहर में दाखिल हो गई। जम्मू शहर से होती हुई वह जम्मू छावनी में आकर रुक गई। यहाँ से इमरान को एक फौजी हेलीकॉप्टर में सवार करा दिया गया। जब हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होकर जम्मू छावनी से काफी दूर निकल गया तो इमरान की आंखों पर से पट्टी खोल दी गई। इमरान ने हाथों से आंखें मलने के बाद देखा कि वो एक फौजी हेलीकॉप्टर के फर्श पर बैठा है। उसके दाएं बाएं रघु और गोपाल हाथों में पिस्तौल लिए बैठे उसे घूर रही हैं। इमरान ने खामोशी से सर झुका लिया। वो कोई ऐसी स्कीम सोच रहा था कि इन दुश्मनों की कैद से फरार हो जाए, मगर हेलीकॉप्टर से वो छलांग नहीं लगा सकता था। इमरान खामोशी से बैठा रहा। हेलीकॉप्टर काफी तेज रफ्तारी के साथ हिंदुस्तान के मशहूर शहर बंबई की तरफ जा रहा था। इमरान का ख्याल था कि यह हेलीकॉप्टर सीधा उसे बंबई लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर ने रात के 1 बजे उन्हें एक छोटी सी छावनी में उतार दिया। यहाँ एक बार फिर इमरान की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसे हेलीकॉप्टर से निकालकर फौजी जीप में सवार करवाकर रेलवे स्टेशन ले जाया गया। आधे घंटे के बाद बंबई को जाने वाली गाड़ी आ गई। ये जनता एक्सप्रेस थी और सीधी बंबई जाती थी। इमरान को पुलिस के एक खास डिब्बे में सवार कराया गया। रघु और गोपाल भी उसके साथ ही डिब्बे में बैठ गए। इमरान की आंखों पर से पट्टी उतार दी गई। ये एक छोटा सा स्टेशन था। प्लेटफॉर्म पर बत्तियां जल रही थी, मगर रश बिल्कुल नहीं था। शायद रेलगाड़ी को यहाँ खास तौर पर ठहराया गया। थोड़ी ही देर बाद ट्रेन चल पड़ी। इमरान ने फैसला किया कि चाहे कुछ हो जाए, इस ट्रेन से छलांग लगाकर फरार होने की कोशिश करनी चाहिए, वरना ये लोग उसे अजियतें देकर हलाक कर देंगे। इमरान ने रेल के डिब्बे का जायजा लिया। रघु और गोपाल पिस्तौल लिए उसके दाएं बाएं बैठे थे। डिब्बा छोटा सा था। 2 भारतीय सिपाही डिब्बे के दोनों दरवाजों के पास स्टेन करने लिए पहरा दे रहे थे कि इमरान यहाँ से बाहर न कूद जाए। ट्रेन किसी अंधेरे जंगल में से गुजर रही थी। रघु ने इमरान की तरफ झुककर कहा, इमरान, अगर तुम अब भी मुझे पाकिस्तान के बारे में सवालों के जवाब बता दो तो मैं तुम्हें यहीं से वापस ले जाकर बॉर्डर पर छोड़ दूंगा। इमरान ने कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं। ट्रेन की रफ्तार किसी वजह से मध्यम हो गई। शायद वहां रेलवे लाइन तब्दील की जा रही थी। डिब्बे की खिड़कियों में लोहे की सलाखें लगी थीं। इमरान छलांग लगाकर खिड़की से बाहर नहीं कूद सकता था। दरवाजे पर 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। अब इमरान के लिए एक ही रास्ता बाकी रह गया कि वो डिब्बे के बाथरूम में जाकर वहां से फरार होने की कोशिश करे। इमरान ने उंगली खड़ी करके रघु से बाथरूम जाने की इजाजत मांगी। रघु ने गोपाल को इशारा किया। गोपाल पिस्तौल हाथ में लिए उठा और इमरान के साथ बाथरूम तक गया और बोला, याद रखो, अगर ज्यादा देर लगाई तो मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। इमरान दरवाजा खोलकर बाथरूम में दाखिल हो गया। उसने अंदर से कुंडी लगा ली। इमरान ने कुंडी लगाते ही बाथरूम के रोशनदान को देखा। रोशनदान पर शीशा नहीं लगा था। खिड़की में यहाँ भी सलाखें लगी थीं। इमरान ने पूरे जज्बे और जोश के साथ सलाखों को दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ा।
वो ये देखकर दंग रह गया कि लोहे की 2 सलाखें पहले ही अपनी जगह से हिली हुई थीं। उसके झिंझोड़ने से दोनों सलाखें एक तरफ से उखड़ गईं। अब बाकी 3 सलाखें रह गई थीं। ट्रेन शोर मचाती जा रही थी। अब उसकी रफ्तार दोबारा तेज हो गई। इमरान दीवानों की तरह सलाखों को उखेड़ने लगा। खुदा जाने उसके अंदर कहां से ताकत आ गई कि खिड़की की बाकी 2 सलाखें भी उखड़कर उसके हाथ में आ गईं। बाहर से भारतीय जासूस गोपाल ने दरवाजे पर हाथ मारकर बुलंद आवाज में कहा, जल्दी बाहर निकलो। इस दौरान इमरान बाथरूम की खिड़की में से अपना आधा धड़ बाहर निकाल चुका था। जंगल की तेज ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। इमरान को कुछ मालूम नहीं था कि नीचे पत्थर हैं कि झाड़ियां। उसने सोच रखा था कि वो खुदा का नाम लेकर कूद जाएगा, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। दुश्मन की अजियतें सहकर मरने से बेहतर था कि वो फरार होने की कोशिश करते हुए हलाक हो जाए। इसमें 50% जिंदा रहने की उम्मीद जरूर थी। ट्रेन शोर मचा रही थी। बाहर जंगल में अंधेरा छाया था। तेज हवा के थपेड़े इमरान के बालों को उसके चेहरे के आगे डाल रहे थे। इमरान ने नीचे देखा। उसे रात के अंधेरे में काली काली झाड़ियों के बड़े बड़े धब्बे तेजी से पीछे जाते नजर आए। अब सोचने का वक्त नहीं था। इमरान ने दिल में कलमा शरीफ पढ़ा और बाथरूम की खिड़की पर से हाथ छोड़ दिए। वो हवा के थपेड़ों से टकराता नीचे गिर गया। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि जहां वो गिरा वहां इतनी गुंजान झाड़ियां थीं कि वो उनके ऊपर गिरते ही नीचे होता चला गया और फिर झाड़ियों से झूला झूलाने लगी। इमरान को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चलती ट्रेन से छलांग लगाने के बाद जिंदा बच गया है। उसने झाड़ी में फंसे फंसे अपने जिस्म को टटोल कर देखा। उसके जिस्म पर कहीं कोई चोट नहीं आई थी। उसने गर्दन उठाकर देखा। रेलगाड़ी आगे गुजर गई और उसके पिछले डिब्बे की सुरख बत्ती आहिस्ता आहिस्ता रात के अंधेर में दूर होती जा रही थी। इमरान को मालूम था कि थोड़ी देर बाद उसके फरार का इल्म रघु और गोपाल को हो जाएगा और जंजीर खींचकर ट्रेन रोक दी जाएगी और सिपाही स्टेन गन लेकर और रघु और गोपाल पिस्तौलें लेकर उसकी तलाश में निकल खड़े होंगे और बहुत मुमकिन है कि वो उसे गिरफ्तार भी कर लें। इसलिए इमरान को बड़ी तेजी से वहां से निकल जाना था। इमरान ने अपने आप को झाड़ियों की शाखों में से आजाद किया। वो झाड़ियों से बाहर निकलकर रेलवे लाइन के पीछे या आगे की जानिब जाने की बजाय रेलवे लाइन पार करके सामने की तरफ तारीक दरख्तों में घुस गया। उसे कुछ मालूम नहीं था कि ये कौन सा इलाका है, ये जंगल कितना खतरनाक है और आगे जाकर कहाँ निकलता है। जंगल में कोई सड़क या पगडंडी नहीं थी। अंधेरा इतना गहरा था कि पहले तो इमरान को कुछ भी नजर न आया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे दरख्तों और झाड़ियों के साए से नजर आने लगे। जगह जगह जंगली घास और झाड़ियां उसका रास्ता रोक रही थीं। रात ठंडी थी और ठंडी रातों में सांप का खतरा कम होता है। इमरान बहुत तेज चलने की कोशिश कर रहा था मगर झाड़ियां, दरख्त और ऊंची घास उसका रास्ता रोक रही थी। फिर भी इमरान घास को, झाड़ियों को हाथों से पीछे हटाता आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जंगल में जरा सी खुली जगह आ गई। यहाँ आसमान नजर आ रहा था जिस पर तारे चमक रहे थे। इमरान को यह खौफ भी था कि किसी तरफ से अचानक कोई शेर, रीछ या दूसरा जंगली दरिंदा ना निकल आए। खुली जगह आई तो इमरान ने भागना शुरू कर दिया। जमीन ऊंची नीची और सख्त पथरीली थी। एक दरख्त पर अंधेरी शाखों में कोई परिंदा जोर से बोलकर उड़ गया। ये बड़ी खतरनाक बात थी। उसकी आवाज सुनकर जासूस और सिपाही इस तरफ आ सकते थे। इमरान दौड़ता जा रहा था। खुली जगह खत्म हो गई। अब फिर घना जंगल शुरू हो गया मगर आगे ढलान थी। इमरान बड़ी तेजी से भागकर ढलान उतर गया। अचानक रात के अंधेरे में उसे एक दरिया नजर आ गया। दरिया का पानी खामोशी से बह रहा था। दरिया का रुख उसी तरफ था जिस तरफ रेलगाड़ी जा रही थी। इमरान दरिया के किनारे पर आकर रुक गया। वह बड़ा अच्छा तैराक था। दरिया का पार्ट वहां ज्यादा चौड़ा नहीं था और दूर अंधेरे में दरिया के दूसरे किनारे के दरख्तों के स्याह धब्बे नजर आ रहे थे। इमरान सोच रहा था कि दरिया में छलांग लगा दे या उसके किनारे किनारे शुमाल की तरफ चले कि अचानक पीछे जंगल में ऊपर तले स्टेन गन के 2 बरस्ट फायर हुए। उनके धमाकों से दरख्तों पर जो परिंदे सो रहे थे शोर मचाते उड़ गए। रघु, गोपाल और सिपाही उसके पीछे पहुंच चुके थे। इमरान के लिए अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उसने अल्लाह का नाम लिया और दरिया में छलांग लगा दी। वह ठंडे पानी में गिरते ही नीचे उतरता चला गया। फिर उसने हाथ पांव हिलाए और दरिया की सतह पर उभर आया। दरिया का बहाव तेज था। इमरान दरिया की लहरों के रुख पर तैरने लगा। वो तैरता हुआ किनारे पर से परे हटते हुए दूसरे किनारे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। दरिया की लहरें उसे आगे को ले जा रही थीं मगर इमरान बड़ा अच्छा तैराक था। उसने अपना रुख दूसरे किनारे की तरफ कर रखा था। वह तेजी से हाथ पांव चला रहा था। पीछे किनारे पर एक बार फिर स्टेन गन की फायरिंग से जंगल गूंज उठा मगर अब इमरान दूसरे किनारे के करीब पहुंच रहा था। उसने तेजी से तैरना शुरू कर दिया। दरिया की तेज लहरें उसे आगे ही आगे ले जाने की कोशिश में थीं मगर इमरान उन्हें धकेल कर पीछे करते हुए दूसरे किनारे की तरफ बढ़ रहा था। वह जानता था कि दुश्मन दूसरे किनारे पर बड़ी मुश्किल ही से आएगा। उसके पास कोई कश्ती भी नहीं है और वह सारे के सारे दरिया में से तैरकर दूसरे किनारे पर नहीं आएंगे। और इतनी देर में
इमरान को काफी दूर निकल जाने का मौका मिल जाएगा। इमरान को रात के अंधेरे में दूसरे किनारे के दरख्त दिखाई देने लगे। दरिया का दूसरा किनारा करीब आ रहा था। आखिर इमरान दूसरे किनारे पर पहुंच गया। उसने अपने आप को दरिया में से निकाला और किनारे पर आकर घास पर बैठ गया। तैरते तैरते वो थक गया था। उसकी पतलून और जैकेट पानी में शराबूर हो गई। इतना इमरान को इत्मीनान था कि दुश्मन इतनी जल्दी दरिया पार करके उसकी तरफ नहीं आ सकते। इमरान ने अपने कपड़े उतार कर निचोड़े, उन्हें दोबारा पहना, बालों को निचोड़ा, जूते में से पानी निकाला और पीछे दरख्तों की तरफ देखा। रात काफी तारीक थी। इमरान की आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो गई थीं। दरिया के उस किनारे पर भी वैसे ही ऊंची ऊंची घास, जंगली झाड़ियां और दरख्त ही दरख्त थे। इमरान ने अब शुमाल की तरफ जाने की बजाय दरिया के किनारे से हटकर आगे चलना शुरू किया। वह दुश्मन मुल्क में था। उसके पास कोई पासपोर्ट भी नहीं था, ना कोई पिस्तौल या चाकू। उसके दिल में सिर्फ यही उम्मीद थी कि यहाँ मुसलमान रहते हैं और वह किसी मुसलमान से मदद लेकर बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करेगा। उसे इतनी तसल्ली थी कि रेहान इस मुश्किल में नहीं फंसा और वो रावलपिंडी में ही रह गया। अगर उसे भी बेहोश करने वाली गोली लग जाती तो इस वक्त वो भी उसके साथ इस मुसीबत में शरीक होता। दरिया के दूसरे किनारे पर चलते चलते इमरान काफी दूर निकल गया तो उसे एक तरफ दरख्तों में रोशनी का नुक्ता सा चमकता हुआ दिखाई देने लगा। ये रोशनी शायद बिजली के किसी बल्ब की थी। इमरान ने पहले सोचा कि इस रोशनी की तरफ उसे नहीं जाना चाहिए। फिर उसे ख्याल आया कि अगर वो इसी तरह डर डर कर काम करता रहा तो फिर वापस पाकिस्तान कभी नहीं पहुंच सकेगा। ये भी तो हो सकता है कि ये रोशनी किसी मस्जिद की हो और वहां मौलवी साहब सो रहे हो। वह मौलवी साहब से मदद हासिल कर सकता है। ये सोचकर इमरान ने रोशनी की तरफ चलना शुरू किया। ये रोशनी दरिया से हटकर जंगल के अंदर हो रही थी। बहुत जल्द अंधेरे में इमरान ने एक छोटी सी पगडंडी तलाश कर ली। इससे मालूम होता था कि लोग इस पगडंडी पर आते जाते रहते हैं और आगे जरूर कोई गांव होगा। इमरान गांव से दूर ही रहना चाहता था। रोशनी अब उसे दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो खुद घने दरख्तों के नीचे से गुजर रहा था। जंगल पर रात के अंधेरे में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। इमरान को हर पल यही दड़का लगा था कि किसी तरफ से कोई खूंखार शेर या चीता ना निकल आए। उसके चलने से सूखे पत्तों पर आवाज पैदा हो रही थी। जासूस अब उसके पीछे नहीं थे। उनके साथ ऐसा हुआ कि जब बाहर खड़े गोपाल ने देखा कि इमरान ने बाथरूम में ज्यादा देर लगा दी है तो उसने दरवाजे पर जोर से हाथ मारकर आवाज दी, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। ये सूरत हाल देखकर रघु भी पिस्तौल हाथ में लिए डिब्बे के बाथरूम के दरवाजे पर आ गया। उन्होंने बार बार दरवाजे पर हाथ मारा। जब अंदर से कोई आवाज नहीं तो रघु ने कहा, दरवाजा तोड़ डालो। गोपाल और रघु ने मिलकर एक साथ जोर से दरवाजे पर अपने कंधे मारे। दरवाजा टूट गया। ये देखकर उनके हाथों के तोते उड़ गए कि इमरान बाथरूम में नहीं और खिड़की की सलाखें टूटी हुई थीं। रघु ने चिल्लाकर कहा, जंजीर खींच दो, पाकिस्तानी जासूस भाग गया है। उसी वक्त जंजीर खींच दी गई। ट्रेन को एकदम ब्रेक लगी मगर वह रुकते रुकते भी आगे निकल कर रुकी। रघु, गोपाल और सिपाही स्टेन गन और पिस्तौलें लेकर छलांगे लगाकर ट्रेन से कूदे और रेलवे लाइन के साथ साथ पीछे को दौड़ पड़े। अंधेरे में वो रेलवे लाइन के पत्थरों से ठोकरें खाते आखिर इस मुकाम पर पहुंच गए जहां उनके ख्याल में इमरान ने छलांग लगाई थी, मगर वहां कुछ भी नहीं था। रघु का ख्याल था कि इमरान जरूर जख्मी होकर वहां पड़ा होगा, लेकिन इमरान का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। सिपाहियों की टॉर्च की रोशनी डालकर एक एक झाड़ी को गौर से देखा। इमरान का कुछ पता नहीं चल रहा था। गोपाल ने कहा, रघु, वो जरूर झाड़ियों पर गिरने से जख्मी नहीं हुआ और उस जंगल की तरफ गया है। सिपाहियों को साथ लेकर रघु और गोपाल जंगल में घुस गए। इमरान उसी जंगल में दाखिल हुआ था मगर वो तेज तेज चलने और कहीं कहीं दौड़ने की वजह से काफी आगे निकल चुका था। सिपाही भी जंगल में दौड़ते काफी आगे निकल आए। एक जगह उन्होंने रुककर जंगल में इमरान के कदमों की छाप सुनने की कोशिश की। उन्हें ऐसा लगा जैसे सामने की तरफ कोई सूखे पत्तों पर चल रहा है। रघु के कहने पर एक सिपाही ने उस तरफ नाली का रुख करके स्टेन गन का एक पूरा ब्रेस्ट फायर कर दिया। जंगल धमाकों से गूंज उठा। दरख्तों पर से परिंदे उड़ गए। वो आगे बढ़े। उन्हें इमरान का कुछ पता न चल रहा था। फिर आगे दरिया आ गया। यहाँ भी मशीन गन का एक पूरा ब्रेस्ट मारा गया। उस वक्त इमरान दरिया के दूसरे किनारे पहुंच चुका था। रघु ने दरिया सामने देखा तो मायूसी से बोला, काश मुझे तैरना आता होता। गोपाल बोला, मुझे आता है। रघु ने कहा, दरिया में छलांग लगाने की कोई जरूरत नहीं, आगे चलो। आगे जमनापुर का घाट है। हम वहां से कश्ती पर दरिया पार करके वहां की पुलिस की मदद से इस सारे इलाके को घेरे में ले लेंगे। इमरान हमसे बचकर नहीं जा सकता। जासूस रघु, गोपाल और सिपाही वापस जंगल में से गुजरते हुए ट्रेन पर आ गए। ट्रेन फिर चल पड़ी। रघु रेलवे वालों को बुरा भला कह रहा था जिन्होंने बाथरूम की सलाखों की मुरम्मत नहीं की। आगे जमनापुर घाट का रेलवे स्टेशन था। यहाँ पर ट्रेन खड़ी नहीं होती थी क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा देहाती स्टेशन था, मगर रघु ने खास तौर पर कॉरिडोर में से रेल के गार्ड के पास जाकर उसे बता दिया कि ट्रेन का थोड़ी देर के लिए जमनापुर स्टेशन पर रुकना बहुत जरूरी है।
पहले गार्ड ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब रघु ने उसे अपना खास इंटेलिजेंस कार्ड दिखाया तो वो ट्रेन खड़ी करने पर तैयार हो गया। 15 मिनट बाद ट्रेन रात के अंधेरे में जमनापुर घाट के छोटे से वेरान स्टेशन पर पहुंचकर रुक गई। मुसाफिर हैरान हो रहे थे कि इस स्टेशन पर गाड़ी कभी नहीं रुका करती, अब ये जनता एक्सप्रेस को किस लिए रोका गया है। इतनी देर में रघु और गोपाल पिस्तौलें जेब में डाले ट्रेन से उतर चुके थे। उन्होंने सिपाहियों को डिब्बे में ही रहने दिया और उन्हें कह दिया कि वो बंबई पहुंचकर इंस्पेक्टर पटेल को बता दें कि पाकिस्तानी जासूस फरार हो गया है और हम उसकी तलाश में जा रहे हैं। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द उसे गिरफ्तार करके बंबई ले आएंगे। ट्रेन आगे रवाना हो गई और रघु गोपाल जमनापुर कस्बे के थाने की तरफ चल पड़े। थाने पहुंचकर वो पीछे टेलीफोन भी कर देना चाहते थे कि इमरान भाग गया है और सिपाहियों की मदद से वो इलाके का मुहासरा भी करने वाले थे। दूर जमनापुर कस्बे के 2-3 मकानों के ऊपर बिजली के बल्ब नजर आ रहे थे। जमनापुर घाट के पुलिस स्टेशन में आते ही भारतीय जासूस रघु और गोपाल ने थानेदार को अपने अपने कार्ड दिखाए और फौरन पीछे जम्मू इंटेलिजेंस के चीफ को फोन करके कोड अल्फाज में बताया कि इमरान ट्रेन से छलांग लगाकर फरार होने में कामयाब हो गया है। चीफ ने सख्त लहजे में कहा, तुम लोग सोए हुए थे कि इमरान फरार हो गया। फौरन पुलिस की मदद हासिल करके सारे इलाके को घेरे में लेकर मफरूर पाकिस्तानी जासूस की तलाश शुरू करो और उसे सुबह होने से पहले पहले गिरफ्तार करके मुझे खबर करो। यस सर, ये कहकर रघु ने फोन बंद कर दिया। इसके बाद रघु ने थानेदार को सूरत हाल बताई। वहां से बुरहानपुर शहर के थाने फोन किया गया कि फौरन पुलिस की भारी नफरी जमनापुर रवाना की जाए। बुरहानपुर वहां से 15 मील के फासले पर था। आध घंटे के अंदर अंदर वहां पुलिस की 2 गाड़ियां पहुंच गईं। रघु और गोपाल ने पुलिस को साथ लिया और दरिया के पुल को पार करके दूसरे किनारे के इलाके में पुलिस को भिला दिया और इमरान की तलाश शुरू हो गई। रघु को यकीन था कि इमरान दरिया पार करके गया है और इधर ही किसी इलाके में छुपा हुआ होगा, क्योंकि वो इस इलाके से वाकिफ नहीं। इमरान जंगल में दूर नजर आने वाली रोशनी की तरफ चला जा रहा था। जब वो दरख्तों में से बाहर निकला तो उसे सामने रात के अंधेरे में निकला हुआ एक इमारत का बड़ा सा गुंबद दिखाई दिया। रोशनी इस पुरानी तारीखी इमारत से 50 कदम के फासले पर एक दीवार के ऊपर खंबे पर लगे बल्ब की थी। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता दीवार के करीब से होकर दूसरी तरफ आया तो ये देखकर उसकी जान में जान आ गई कि वहां एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद का छोटा सा गुंबद था और 2 छोटे छोटे मीनार जो सितारों भरे आसमान की तरफ ऊपर को उठे हुए थे। यहाँ गहरी खामोशी थी, पास कोई मकान भी नहीं था। इतना इमरान को यकीन था कि इस मस्जिद में कोई ना कोई मौलवी साहब जरूर मौजूद होंगे। जाहिर था कि यहाँ मौलवी साहब मुसलमान ही हो सकती हैं, लेकिन इमरान बड़ी एहतियात से काम लेना चाहता था, क्योंकि ये मौलवी साहब गवर्नमेंट का आदमी भी हो सकता है और मुमकिन है वो उसकी कहानी सुनकर उसे पुलिस के हवाले कर दे। इसलिए इमरान ने यही फैसला किया कि वो मौलवी साहब को अपने पाकिस्तानी होने के बारे में नहीं बताएगा। मस्जिद का दरवाजा खुला था। इमरान ने जूती बाहर उतारी और मस्जिद के सहन में आ गया। मस्जिद के छोटे से कमरे के साथ ही एक हुजरा बना हुआ था जो बंद था। इमरान ने अंधेरे में दरवाजे को गौर से देखा। वहां ताला नहीं लगा था, दरवाजा अंदर से बंद था। इमरान ने धड़कते हुए दिल के साथ दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। तीसरी बार दस्तक देने के बाद अंदर से किसी ने पूछा, कौन है बाहर? इमरान ने अस्सलामु अलैकुम कहकर कहा, मैं हूँ मौलवी साहब, मुसाफिर हूँ, जंगल में रास्ता भूल गया हूँ। दरवाजा खुला। अंदर लालटेन की बत्ती धीमी थी। किसी ने बत्ती ऊंची की। ये एक दाढ़ी वाले मौलवी साहब थे। उन्होंने इमरान को इशारे से अंदर आने को कहा। इमरान हुजरे में दाखिल होकर चारपाई पर बैठ गया। मौलवी साहब ने पूछा, तुम जंगल में कैसे रास्ता भूल गए? इमरान बोला, मैं अपने दोस्त के साथ शिकार खेलने आया था कि बिछड़ गया। मौलवी साहब ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? इमरान ने यूं ही कह दिया कि मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली से आया था। मौलवी साहब बोले, दिल्ली तो यहाँ से बहुत दूर है और दिल्ली से कोई शिकारी इधर शिकार खेलने नहीं आता। वैसे भी जमनापुर के इलाके में शिकार खेलने की इजाजत नहीं। सच सच बताओ तुम कौन हो? इमरान ने सोचा कि वो उसे सच सच बता दे, मगर फिर उसने फैसला बदल दिया। वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। कहने लगा, दरअसल मैं दिल्ली से अपने दोस्त के साथ बंबई गया था। बंबई से हम शिकार खेलने यहाँ आए। मौलवी साहब बोले, ठीक है, तुम जो कोई भी हो, मुसलमान हो और तुम्हारी खिदमत करना मेरा फर्ज है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। उस वक्त रात काफी गुजर चुकी थी। मौलवी साहब ने घड़ी देखकर इमरान को बताया कि रात के 3 बजने वाले हैं। उन्होंने इमरान से नाम पूछा तो उसके मुंह से अपना असली नाम ही निकल गया। मौलवी साहब ने चाय बनाकर साथ एक रोटी इमरान को खाने को दी और कहा, यह जंगल बड़ा खतरनाक है। यहाँ कई रोज से एक आदमखोर शेर फिर रहा है। वह जमनापुर गांव के 2 आदमियों को हड़प कर चुका है। तुम खुशकिस्मत हो कि उससे बच गए, मगर तुम्हारा दोस्त कहीं उसके काबू में ना आ जाए। इमरान ने कोई जवाब ना दिया। दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि आदमखोर शेर से बच गया। खामोशी से चाय के साथ रोटी खाता रहा। मौलवी साहब दूसरी चारपाई पर लेट गए। इतने में बाहर जीप खड़ी होने की आवाज आई। इमरान एकदम से चौंक पड़ा।
मौलवी साहब बाहर जाने लगे तो इमरान ने उन्हें साफ साफ बता दिया और कहा, मौलवी साहब मैं पाकिस्तानी हूँ, पुलिस मेरे पीछे लगी है, मैं मुसलमान हूँ, बेगुनाह हूँ, मुझे बचा लीजिए। मौलवी साहब ने एक पल के लिए इमरान को देखा और कहा, चारपाई के नीचे छुप जाओ। इमरान जल्दी से चारपाई के नीचे छुप गया। इसके साथ ही मस्जिद के दालान में से किसी ने पुकार कर मौलवी साहब को बाहर बुलाया। मौलवी साहब हुजरे का दरवाजा खोलकर बाहर चले गए। बाहर पुलिस की जीप खड़ी थी। उसमें रघु गोपाल तो नहीं थे, वो पुलिस की दूसरी जीप में थे जो जंगल के दूसरे किनारे वाले गांव में इमरान को तलाश कर रही थी। इस जीप में एक मुसलमान थानेदार था। ये इमरान की खुशकिस्मती थी। उसने मौलवी साहब को सलाम किया और पूछा, इधर कोई नौजवान लड़का तो आपके पास पनाह लेने नहीं आया? वो पाकिस्तानी जासूस है, हमें उसकी तलाश है। मौलवी साहब बोले, मेरे अजीज, यहाँ कोई लड़का मेरे पास नहीं आया। अगर तुम चाहो तो मेरे हुजरे की तलाशी ले सकते हो। कहने को तो मौलवी साहब ने कह दिया, मगर दिल में खुदा से दुआ मांगने लगे कि ये थानेदार कहीं तलाशी ना ले बैठे। थानेदार ने कहा, हमें आपकी जुबान पर एतबार है मौलवी साहब, अगर कोई नौजवान लड़का इधर आए तो जमनापुर के थाने में जरूर इतला कर दीजिए। थानेदार ने सलाम किया और जीप में बैठकर पुलिस के साथ वापस चला गया। उसके जाने के बाद मौलवी साहब हुजरे में दाखिल हुए। दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई। इमरान चारपाई के नीचे से निकल आया। मौलवी साहब ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, मैंने खुदा के घर में झूठ बोला है, मगर खुदा जानता है कि मैंने एक बेगुनाह मुसलमान लड़के की जान बचाने के लिए झूठ बोला है। वो मुझे जरूर मुआफ कर देगा। हमें पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत है। इमरान ने मौलवी साहब के हाथों को पकड़कर चूम लिया और बोला, मौलवी साहब, मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा। मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। मौलवी साहब कहने लगे, मैंने एक मुसलमान की हैसियत से अपना फर्ज अदा किया है बेटे, मगर मुझे लगता है कि पुलिस सारे इलाके में फैली हुई है। तुम रात यहाँ गुजार लो, कल तुम्हें किसी दूसरी जगह छुपा दूंगा, क्योंकि अब तुमने यहाँ से निकल कर जाने की कोशिश की तो पकड़े जाओगे और पुलिस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मौलवी साहब ने इमरान को बताया कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं और हर दम पाकिस्तान की सलामती की दुआएं मांगते रहते हैं। इसके बाद इमरान चारपाई पर लेट गया। मौलवी साहब कहने लगे, थोड़ी देर में सुबह की अजान होने वाली है, मैं मस्जिद में जाता हूँ। यहाँ जमनापुर गांव के 6-7 मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं। तुम अंदर से आवाज मत निकालना, मैं लालटेन बुझाए देता हूँ। ये कहकर मौलवी साहब ने उठकर लालटेन को बुझा दिया। फिर हुजरे से बाहर निकले, दरवाजे को बाहर से ताला लगाया और मस्जिद के बड़े कमरे में मिंबर के पास आकर बैठ गए। इमरान सख्त थका हुआ था, खतरा भी वक्ती तौर पर टल गया। वो गहरी नींद सो गया। 4:15 बजे सुबह मौलवी साहब ने सुबह की अजान दी। फिर मिंबर के सामने बैठकर कुरान शरीफ की तलावत करने लगे। थोड़ी देर में जमनापुर गांव के चंद एक मुसलमान आ गए। मौलवी साहब ने सुबह की नमाज पढ़ाई। नमाजी वापस चले गए। आसमान पर दिन की गुलाबी रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। मौलवी साहब दरवाजे का ताला खोलकर हुजरे में आए तो देखा कि इमरान गहरी नींद सो रहा था। मौलवी साहब खामोशी से बाहर निकल गए, हुजरे पर ताला लगाया और मस्जिद के पीछे जो पुरानी तारीखी इमारत का खंडर था उसके सामने पत्थर के चबूतरे पर बैठकर वजीफा शुरू कर दिया। वो देर तक वजीफा करते रहे। जब दिन काफी चढ़ गया तो मौलवी साहब दोबारा हुजरे में आए। उस वक्त इमरान जाग चुका था। मौलवी साहब ने चूल्हा जलाकर चाय बनाई। एक रोटी इमरान को दी, एक रोटी अपनी चंगेर में रखी और चाय प्यालियों में डालने लगे। इमरान ने पूछा कि नमाजियों में से तो किसी को शक नहीं पड़ा कि हुजरे में पाकिस्तानी छुपा हुआ है? मौलवी साहब बोले, नहीं, ये लोग बड़े सादा दिल हैं, कभी किसी पर शक नहीं करते। वैसे तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, मैं किसी दूसरी जगह तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। तुम 2-1 दिन नई जगह पर छुपे रहना, फिर जब हालात ठीक हो जाएं तो यहाँ से निकल जाना। मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? इमरान ने कहा, मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहता हूँ। मौलवी साहब बोले, मगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है क्या? इमरान ने कहा, जी नहीं, मुझे भारतीय जासूस पाकिस्तान से अगवा करके लाए थे। अब बॉर्डर क्रॉस करके ही पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश करूंगा। खुदा करे कि तुम सलामती के साथ पाकिस्तान पहुंच जाओ। ये कहकर मौलवी साहब चाय पीने लगे। इमरान बोला, आप मुझे किसी ऐसी जगह छुपाएं जहां किसी की नजर मुझ पर न पड़ सके। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक ही छुपना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है 2 दिन तक भारतीय जासूस इस इलाके से निकल जाएंगे। उन्हें यकीन हो जाएगा कि मैं इस जंगल में नहीं हूँ। मौलवी साहब कहने लगे, आज मुझे सोचने दो, शाम को तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किस जगह छुपाया जा सकता है। सारा दिन इमरान मस्जिद के हुजरे में छुपा रहा। बीच में मौलवी साहब आकर उसे बता जाते कि पुलिस दोबारा गांव का चक्कर लगा चुकी है। पुलिस को शक पड़ गया है कि तुम इस इलाके में कहीं छुपे हुए हो। आखिर जब शाम हुई तो मौलवी साहब आकर कहने लगे, पुलिस के आदमी गांव में बार बार आकर तुम्हें तलाश कर गए हैं। उन्होंने गांव के बाहर जाने वाले सारे रास्तों पर सिपाही पहरे पर बिठा दिए हैं। मुझे डर है कि पुलिस को शुबा है कि मैंने तुम्हें कहीं छुपाया हुआ है। हो सकता है आज रात पुलिस मेरे हुजरे में छापा मारे, क्योंकि एक हिंदू थानेदार को मैंने मस्जिद के आसपास मुंडलाते देखा है। इमरान ने परेशान होकर कहा, फिर तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए।
मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। मौलवी साहब बोले, और मैं नहीं चाहता कि तुम हिंदू थानेदार के काबू में आ जाओ और वो तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाए। इमरान ने कहा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मौलवी साहब कहने लगे, मैंने तुम्हारे छुपने के लिए एक जगह ढूंढ ली है। तुम इस जगह इतनी देर तक छुपे रह सकते हो जब तक कि पुलिस यहाँ से टल नहीं जाती। जब पुलिस चली जाएगी तो तुम बंबई की तरफ निकल जाना। वहां से तुम किसी समुद्री जहाज में बैठकर पाकिस्तान चले जाना। इमरान ने पूछा कि वो कौन सी जगह है? मौलवी साहब कहने लगे, मस्जिद के पीछे शहजादी शगुफा का पुराना मकबरा है। इस मकबरे के नीचे शहजादी शगुफा की कब्र वाला तहखाना है। ये मकबरा एक मुद्दत से वीरान है। यहाँ कभी कोई फातिहा पढ़ने नहीं आता, क्योंकि शहजादी शगुफा के बारे में मशहूर है कि उसके पास खास जादू था जिसकी मदद से उसने अपने होने वाले खावंद को सांप बनाकर उसके टुकड़े करके मार डाला। फिर दूसरे शहर के बादशाह ने यहाँ हमला करके किले पर कब्जा कर लिया और शगुफा शहजादी की गर्दन कटवाकर लाश शहर के दरवाजे पर लटका दी। एक हफ्ते बाद लोगों ने लाश को उतारकर इस मकबरे में दफन कर दिया। लोग कहते हैं कि आज भी आधी रात को मकबरे में शगुफा शहजादी की रूह भटका करती है, मगर मैं इसे वहम समझता हूँ। तुम बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि मुसलमान सिवाय खुदा के और किसी से नहीं डरा करते। क्या तुम मकबरे के तहखाने में छुपने के लिए तैयार हो? इमरान के सामने दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। उसने कहा, मैं तैयार हूँ मेरे मोहतरम। शगुफा की रूह मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मौलवी साहब ने कहा, ठीक है, इशा की नमाज के बाद मैं तुम्हें मकबरे के तहखाने में पहुंचा दूंगा। मैं खुद तुम्हें खाना वगैरह दे जाया करूंगा। 2-3 दिन की बात है। मेरा ख्याल है फिर पुलिस का पहरा हट जाएगा और तुम यहाँ से निकल सकोगे। इशा की नमाज के बाद जब चारों तरफ रात का अंधेरा हो गया और नमाजी भी मस्जिद से चले गए, तो मौलवी साहब ने इमरान को हुजरे में से निकालकर साथ लिया और मस्जिद के पीछे 50 कदमों के फासले पर जो शगुफा शहजादी का पुरस्रार मकबरा था वहां आ गए। उस मकबरे में अजीब सी हैबत और खौफ की कैफियत थी। मकबरे की दीवारें और गुंबद स्याह थे, उखड़े हुए सेन के पत्थर भी स्याह थे। मौलवी साहब मकबरे के अंदर शगुफा की कब्र पर आकर रुक गए। कहने लगे, ये कब्र का तावीज है। शहजादी की कब्र इस तावीज के नीचे तहखाने में है, जहां यहीं से रास्ता जाता है। उस खुफिया रास्ते का सिवाय मेरे किसी को इल्म नहीं। फिर उन्होंने कब्र के सरहाने की तरफ से पत्थर की एक सिल पीछे हटाई तो नीचे अंधेरे में एक जीना निकल आया। मौलवी साहब बोले, मेरे साथ साथ चले आओ। मौलवी साहब ने अंधेरी सीढ़ियों में आकर जेब से मोमबत्ती निकालकर रोशन कर ली। तारीक सीढ़ियों में हल्की हल्की रोशनी फैल गई। मौलवी साहब का साया जीने की दीवारों पर पड़ रहा था। इमरान उनके पीछे पीछे जीना उतर रहा था। जीने के पत्थर भी उखड़े हुए थे। 10-15 पत्थर के जीने जमीन के अंदर उतरने के बाद तहखाना आ गया। तहखाने के दरमियान में एक कब्र बनी हुई थी। मौलवी साहब कहने लगे, ये शगुफा शहजादी की कब्र है, जो जादूगरनी शहजादी भी मशहूर थी। इस कब्र में उसकी सरकटी लाश दफन है। कहते हैं कि उसके सर का आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि वो कहाँ चला गया और किस जगह दफन है। कुछ लोगों का कहना है कि शगुफा शहजादी का सर जादू के जोर से परिंदा बनकर उड़ गया, मगर मैं इसे नहीं मानता। अगर सर परिंदा बन सकता था तो फिर शहजादी का बाकी का धड़ भी परिंदा बनकर क्यों नहीं उड़ गया? ये महज वहम की बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि शगुफा शहजादी को दुश्मन ने कत्ल कर दिया और फिर बादशाह ने यहाँ उसका मकबरा बनवा दिया। बहरहाल तुम यहाँ बिल्कुल महफूज होगे, यहाँ पुलिस नहीं आ सकेगी। तुम इत्मीनान से यहाँ रहो। मैं सुबह शाम तुम्हें आकर खाने को रोटी पानी दे जाया करूंगा। ये मोमबत्ती और माचिस तुम अपने पास रख लो। इमरान कब्र से हटकर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मौलवी साहब ने कब्र के सरहाने मोमबत्ती लगा दी। फिर कहा, अब मैं जाता हूँ। जाते हुए मैं तहखाने के सुराख में पत्थर की सिल रख जाऊंगा। और हाँ, यहाँ तहखाने में कुछ ऐसा इंतजाम किया गया है कि बाहर से हर वक्त ताज़ा हवा पुरस्रार सुराखों में से आती रहती है। इमरान ने आते ही महसूस कर दिया था कि तहखाने में हबस नहीं है, बल्कि हवा ताज़ा ताज़ा लगी थी। मौलवी साहब बोले, मैं सुबह की अजान से पहले आकर तुम्हें रोटी पानी और चाय दे जाऊंगा। तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत महसूस हो तो जीने पर से चढ़कर तहखाने का पत्थर पीछे हटाकर बाहर चले जाना, मगर मकबरे से बाहर मत निकलना। ज़रूरत से फारिग होकर दोबारा इसी तहखाने में आकर छुप जाना। खुदा हाफिज। मौलवी साहब चले गए तो इमरान ने मोमबत्ती की धीमी रोशनी में तहखाने का जायजा लिया। तहखाने की छत ज्यादा ऊंची नहीं थी। इस तहखाने की दीवारें भी काले पत्थरों की बनी हुई थी। उनकी वजह से मोमबत्ती की रोशनी भी कम लग रही थी। कब्र भी काले पत्थर की थी। इमरान ने महसूस किया कि यह किसी जादूगरनी की कब्र ही हो सकती है। फिर उसे याद आया कि मौलवी साहब ने कहा था कि शगुफा शहजादी की रूह आधी रात को यहाँ फिरा करती है। वो एक मुजाहिद जांबाज था और सच्चा मुसलमान। वो रूहों बदरूहों से नहीं डरा करता था। इमरान ने दिल में कहा, अगर शगुफा की रूह भी आ जाए तो उसका क्या बिगाड़ लेगी? रूहें जिंदा इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बशर्ते कि इंसान जिंदा हो, उसके सीने में जिंदगी से भरा हुआ ताकतवर दिल हो। बुज़दिल लोग तो अपने साय से भी डर जाते हैं। अभी रात के 10 भी नहीं बजे थे
9:15 बजे वो मौलवी साहब के साथ मस्जिद से निकलकर यहाँ आया था। इमरान वहीं ज़मीन पर लेट गया और अपने दोस्त रेहान के बारे में सोचने लगा। उसे बड़ी खुशी थी कि वो इस मुसीबत में फंसने से बच गया। वो सोच रहा था कि बम्बई शहर की तरफ निकल जाएगा और वहां से किसी बहरी जहाज में सवार होकर पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश करेगा। सोचते सोचते उसकी आंखें नींद से बोझल होने लगी। उसने आंखें बंद कर ली और नींद की वादी में उतरता चला गया। फिर वो गहरी नींद सो चुका था। ना जाने वो कितनी देर सोया होगा कि एक आवाज से उसकी आंख अपने आप खुल गई। ये आवाज ऐसी थी जैसे कहीं दूर घुंघरू बज रहा हो। इमरान आंखें खोलकर उठ बैठा क्योंकि घुंघरू की आवाज उसे साफ सुनाई दी थी। उसने पलकें झपकाते हुए गौर से शगुफा की कब्र को देखा। कब्र पर मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती आधी जल चुकी थी, जिससे इमरान को अंदाजा हुआ कि रात आधी से ज्यादा गुजर गई है। तय खाने में कोई नहीं था, या वो खुद था और या मोमबत्ती जलते हुए आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही थी। इमरान को यकीन हो गया कि उसने ख्वाब में घुंघरू की आवाज सुनी होगी। उसने दीवार के साथ टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं और एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर नींद आ गई और वो सो गया। एकदम से उसकी आंख खुल गई। घुंघरुओं की आवाज अब बड़े जोर से आई थी। इमरान ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, कहीं कुछ भी नहीं था, लेकिन इस बार उसने घुंघरुओं की आवाज बिल्कुल साफ सुनी थी और वो ख्वाब में नहीं था बल्कि जाग रहा था कि ये आवाज आई। इमरान दीवार के साथ लगकर बैठ गया। यहाँ तक मोमबत्ती की रोशनी नहीं पहुंच रही थी, इसलिए वो अंधेरे में था। क्या देखता है कि कब्र के बिल्कुल ऊपर छत में से रोशनी का दायरा निकलकर कब्र पर पड़ा। फिर उस रोशनी में से एक खूबसूरत औरत जिसने जर्क बर्क रेशमी कपड़े पहन रखे थे, घुंघरुओं को झंकारती हुई नीचे कब्र पर उतरी और कब्र से नीचे आकर फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता रक्स करने लगी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरे पर सोने के जर्रे चमक रहे थे, जैसे उसके चेहरे पर किसी ने सोने की अफशां बखेर दी हो। उसका रेशमी लिबास मोमबत्ती की रोशनी में चमक रहा था। उसके बाजू में फूलों के गजरे थे, कानों में हीरों के मोती, गले में मोतियों का हार, पाँव में घुंघरू बंधे। वो बेखुद सी होकर कब्र के गिर्द चक्कर लगाकर रक्स कर रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसने इमरान को बिल्कुल नहीं देखा, या अगर देखा भी है तो उसे उसकी परवाह नहीं। अचानक इमरान को ख्याल आ गया कि कहीं ये शगुफा शहजादी की रूह ना हो, मगर ये रूह नहीं थी। रूह का तो कोई जिस्म नहीं होता, और इस औरत का, इस रकासा का बाकायदा जिस्म था। उसने अपने खूबसूरत जिस्म पर खूबसूरत रेशमी लिबास पहन रखा था। उसका रंग घोरा और सुर्ख था, जैसे किसी ने मैदे में सिंदूर गूंदा हुआ हो। उसके बाल खुले थे और बालों में सुर्ख फूलों के गजरे बंधे थे। उसके आने से तय खाने में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। वो दोनों बाजू फैलाए कब्र के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता रक्स कर रही थी। कभी वो आहिस्ता से अपना सर पीछे गिरा देती, कभी आहिस्ता आहिस्ता झुककर जैसे कब्र को चूमने की कोशिश करती और घुंघरुओं की झनकार में पीछे हट जाती। कभी दोनों बाजू फैलाकर उस तरफ बढ़ती जैसे कब्र को अपनी बाहों में लपेटने या कब्र से लिपट जाने की कोशिश कर रही हो। इमरान अंधेरे में दीवार के साथ लगा ये अजीबोगरीब मंजर हैरानी से देख रहा था। आहिस्ता आहिस्ता औरत का रक्स मध्यम होने लगा। घुंघरुओं की आवाज भी धीमी हो गई। उस औरत ने कब्र के गिर्द 7 चक्कर लगाए, रुककर ऊपर छत की तरफ देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिजा में बुलंद होती छत के सुराख में गायब हो गई। पहले तो इमरान हक्का बक्का बैठा रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसने देखा है वह सचमुच हकीकत हो। जरूर उसने ख्वाब देखा है, मगर इमरान एक होशमंद और हकीकत पसंद लड़का था। उसने अपनी आंखों के सामने एक खूबसूरत औरत को छत से उतरकर वहां रक्स करते देखा। वो कैसे यकीन न करता। वो अपनी जगह से उठकर कब्र के पास आया। कब्र पर मोमबत्ती उसी तरह जल रही थी। इमरान ने झुककर देखा कि कब्र के इर्द गिर्द गुलाब के 2-4 सुर्ख फूल पड़े थे। ये वो फूल थे जो रक्स करते हुए उस औरत के बाजू बंद से टूटकर गिर पड़े। इमरान ने एक फूल उठाकर सूंघा। फूल में से बड़ी मीठी खुशबू आ रही थी। इमरान ने ऊपर छत की तरफ निगाह की। छत में कोई शगाफ नहीं था। तो क्या ये कोई रूह थी? क्या ये शगुफा शहजादी की रूह थी? इमरान सोचने लगा। जो कुछ भी था ये बड़ा खूबसूरत और ख्वाब जैसा था, जो इमरान को अच्छा लगा। अब उसे ख्याल आने लगा कि इस औरत से बात करनी चाहिए। कब्र वाले तहखाने में एक बार फिर गहरा सन्नाटा तारी हो गया। मोमबत्ती आहिस्ता आहिस्ता पिघलती जा रही थी। इमरान वहीं दीवार के साथ जमीन पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वो गहरी नींद सो रहा था। सुबह उसकी आंख खुली तो उसे बाहर चिड़ियों के बोलने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। ऊपर कब्र के शगाफ वाला पत्थर पीछे हटा और सीढ़ियों पर दिन का उजाला फैल गया। मौलवी साहब उसके लिए नाश्ता लेकर आ रहे थे। इमरान ने उठकर उन्हें सलाम किया और नाश्ते की चंगेर और चाय की चानक पकड़ ली। मौलवी साहब ने पूछा, रात ठीक तरह से गुजरी बेटे? इमरान बोला, जी हाँ, मगर एक अजीब वाकया रात को हुआ। फिर इमरान ने मौलवी साहब को रात वाली रकासा औरत के पुरस्कार तरीके से आने और घुंघरुओं के साथ रक्स करने का वाकया सुना दिया। मौलवी साहब मुस्कुराए और कहने लगे, अव्वल तो तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है,
अगर ख्वाब नहीं देखा तो फिर ये औरत शगुफा शहजादी की रूह ही हो सकती है। लेकिन उसने तुम्हें आवाज देकर बुलाया नहीं? इमरान ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो तो बस अपनी धुन में रक्स करती रही और फिर कब्र के साथ फेरे लगाकर ऊपर छत में उड़कर गायब हो गई। मौलवी साहब बोले, बरखुरदार, ये तुम्हारा वहम है जिसने तुम्हें रात को ये मंजर दिखाया। शगुफा शहजादी के बारे में ये जरूर मशहूर है कि रात को उसकी रूह भटकती है, मगर उसे रक्स करते आज तक किसी ने नहीं देखा। इमरान खामोशी से नाश्ता करने लगा। मौलवी साहब ने कहा, आज मैं दिन में ये मालूम करूंगा कि पुलिस का पहरा उठा दिया गया है या नहीं। मेरा ख्याल है तुम्हें 1-2 दिन ही यहाँ गुजारने पड़ेंगे, फिर पुलिस इलाके से चली जाएगी और तुम यहाँ से जा सकोगे। मौलवी साहब के जाने के बाद इमरान तय खाने से निकलकर बाहर वाले बाथरूम में आ गया। बाहर धूप निकली हुई थी। वीरान खंडर का स्याह गुंबद और काली दीवारें दिन के वक्त भी बड़ी डरावनी लग रही थीं। वह बहुत जल्दी वापस नीचे तय खाने में आकर बैठ गया। कब्र पर रखी हुई मोमबत्ती उसने बुझा दी। मौलवी साहब उसे एक नई मोमबत्ती दे गए। इमरान के लिए उस अंधेरे तय खाने में सारा दिन गुजारना बड़ा मुश्किल था, मगर मजबूरी थी। वह बाहर निकलता तो फौरन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती और फिर उस पर बहुत तशद्दुद किया जाता। इमरान सारा दिन तय खाने में पड़ा रहा। दोपहर के बाद मौलवी साहब रोटी और अचार लेकर आ गए। उन्होंने बताया कि पुलिस का हिंदू थानेदार 2 बार उनके पास आ चुका है और वो इस खंडर की तरफ भी आया। इमरान फिक्रमंद हो गया। मौलवी साहब ने उसे तसल्ली दी कि फिक्र न करो, इस तय खाने का किसी को इल्म नहीं। उन्होंने कहा, अब मैं रात को नहीं आऊंगा, तुम्हारे लिए रात का खाना और पानी मैं इसी वक्त ले आया हूँ। मेरे बार बार इधर आने से लोगों को शक पड़ सकता है। मौलवी साहब चले गए। तय खाने के शगाफ को पत्थर की सिल से बंद कर दिया गया। तय खाने में अंधेरा छा गया। इमरान ने कब्र पर मोमबत्ती रोशन कर दी और कभी रेहान के बारे में सोचने लगता और कभी ये ख्याल उसे परेशान करने लगता कि वो कब इस मुल्क से फरार होने में कामयाब होगा। यही सोचते सोचते उसे एक बार फिर नींद आ गई। वो सो गया। जब उठा तो मोमबत्ती आधी से ज्यादा जल चुकी थी। उसने अंदाजा लगाया कि दिन गुजर चुका है और रात हो गई है। उसे भूख भी महसूस हो रही थी। उसने अचार के साथ एक रोटी खाई, थोड़ा पानी पिया और दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। उसके ज़हन में यही ख्याल बार बार बिजली की तरह चमक जाता कि वो कब अपने प्यारे वतन पाकिस्तान जाएगा और रेहान से मुलाकात करेगा। अभी थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि उसे बाहर मोटर गाड़ी के आने और रुकने की आवाज़ सुनाई दी। फिर जैसे कुछ लोग छलांगे लगाते उसमें से बाहर निकल आए। लोगों की एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ भी सुनाई दी। इमरान समझ गया कि पुलिस छापा मारने आ गई है। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ, मगर वहां से भागने का कोई रास्ता ना था। वो जीना चढ़कर ऊपर ही जा सकता था और बाहर पुलिस खड़ी थी। उसने रघु की आवाज़ सुनी। वो बुलंद आवाज में कह रहा था, थानेदार जी, मफरूर मुजरिम इमरान नीचे तय खाने में ही है। आप पत्थर हटाकर अपने आदमी तय खाने में उतार दें। थानेदार ने चिल्लाकर कहा, हवालदार शर्मा सिंह, अपने सिपाही साथ लेकर तय खाने में उतर जाओ। इमरान ने घबराकर जीने के ऊपर वाले पत्थर को देखा, जिसकी वजह से शगाफ बंद पड़ा था। बाहर से उस पत्थर को हटाया जा रहा था। इमरान ने सर पकड़ लिया। ऐ खुदा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। इमरान कब्र के पीछे हट गया। उसने फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। अचानक बुझी हुई मोमबत्ती अपने आप रोशन हो गई और उसकी रोशनी में इमरान ने देखा कि वही कल रात वाली खूबसूरत रकासा औरत अपने रेशमी लिबास में बाल बिखराए कब्र की पायंती की तरफ खड़ी है। उसने इमरान की तरफ देखा और हमदर्दी भरी आवाज में कहा, इमरान, मेरे पास आ जाओ, ये लोग तुम्हें नहीं पकड़ सकेंगे। इमरान को तो उस वक्त किसी सहारे की जरूरत थी। भागकर रकासा औरत के पास आ गया। उसके करीब आते ही इमरान को महसूस हुआ जैसे उस पर किसी ने अपना साया डाल दिया हो। औरत ने इमरान का हाथ अपने हाथ में ले लिया। इसके साथ ही जीने के शगाफ का पत्थर हट गया और धड़ाधड़ 4 सिपाही राइफलें ताने टॉर्च की रोशनी डालते नीचे उतर आए। उनके साथ रघु भी था। रघु को इमरान ने साफ पहचान लिया। उसके हाथ में पिस्तौल था। सिपाहियों ने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी डाली। इमरान के चेहरे पर भी रोशनी पड़ी। इमरान एक बार तो कांप गया, मगर यूं लग रहा था जैसे सिपाही उसे देख नहीं सकते। एक सिपाही ने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं। रघु ने आगे बढ़कर कहा, कब्र पर मोमबत्ती जल रही है और ये खाने पीने का सामान भी पड़ा है। इमरान जरूर इसी तय खाने में रहता है। वो कहीं बाहर गया हुआ होगा। चलो हम बाहर छुपकर उसका इंतजार करते हैं, वो अभी आ रहा होगा। रघु और पुलिस के सिपाही तेजी से तय खाने की सीढ़ियां चढ़कर बाहर निकल गए और उन्होंने शगाफ का मुंह पत्थर से बंद कर दिया। तय खाने में खामोशी छा गई। सिर्फ बाहर से पुलिस के सिपाहियों के दौड़ने भागने की आवाज आ रही थी। सिपाही मकबरे के इर्द गिर्द झाड़ियों में छुप गए कि जो ही इमरान वहां आए उसे वहीं दबोच लिया जाए। इमरान हक्का बक्का सा कब्र के करीब रकासा औरत के पास खड़ा था। उसका हाथ अभी तक रकासा औरत के हाथ में था। इमरान ने हौसला करते हुए कहा, क्या उन्होंने मुझे देखा नहीं? रकासा औरत ने आहिस्ता से कहा, उनकी फानी आंखें ना तुम्हें देख सकती हैं ना मुझे। इमरान बोला, मगर वो बाहर छुप गई हैं। मैं बाहर निकलूंगा तो वो मुझे पकड़ लेंगे। रकासा औरत ने धीमी आवाज में कहा, अब वो तुम्हें नहीं पकड़ सकेंगे, तुम मेरी पनाह में हो। अब इमरान ने जी कड़ा करके पूछा, तुम कौन हो?
رقاصہ عورت نے عمران کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بولی، میرا نام شگوفہ شہزادی ہے۔ عمران کے جسم میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ یہ خوف کی لہر تھی۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سوال کیا، کیا تم شگوفہ شہزادی کی روح ہو؟ شگوفہ بولی، لوگ یہی سمجھتی ہیں کہ میں ایک بھٹکی ہوئی روح ہوں جو راتوں کو اپنے مقبرے کے آس پاس پھرتی ہوں، مگر میں تمہارے سامنے روح بن کر نہیں آئی بلکہ اپنے اصلی جسم کے ساتھ آئی ہوں۔ میں نے کل رات بھی تمہیں دیکھا جب میں گھنگروؤں کی جھنکار پر رقص کر رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تم ڈر کر بے ہوش ہو جاؤ گے، مگر تم نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا۔ یہ بات مجھے پسند آئی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کون ہو اور پاکستان سے کیسے یہاں پہنچے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہاری مدد کروں گی۔ بس جب سپاہی تمہیں پکڑنے آئے تو میں تمہیں ان سے بچانے کے لیے یہاں آ گئی۔ عمران کا اعتماد اب آہستہ آہستہ واپس آ گیا۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے یہاں سے نکال کر بمبئی پہنچا سکتی ہو؟ شگوفہ شہزادی نے مسکراتے ہوئے کہا، بمبئی جا کر تم کیا کرو گے؟ کیا وہاں تم پولیس کی نظروں سے بچ جاؤ گے؟ عمران بولا، میں وہاں سے کسی بحری جہاز پر سوار ہو کر پاکستان فرار ہونے کی کوشش کروں گا۔ شگوفہ بولی، یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ بحری جہاز پر تمہیں کوئی یوں ہی سوار نہیں ہونے دے گا۔ عمران نے سر جھکا لیا اور بولا، تو پھر میں کیا کروں؟ شگوفہ بولی، تم میری مدد سے پاکستان بھی پہنچ جاؤ گے۔ عمران بڑا خوش ہوا، کہنے لگا، تو پلیز مجھے ابھی پاکستان پہنچا دو۔ شگوفہ نے کہا، اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ عمران نے جلدی سے کہا، مجھے بتاؤ وہ کیا کام ہے، میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ شگوفہ شہزادی بولی، میں اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ مجھے شروع ہی سے جادو طلسم کا بڑا شوق تھا۔ اسلام میں جادو گناہ ہے، مگر میں طلسم سیکھنے سے باز نہ آئی، جس کی سزا مجھے یہ ملی کہ جب ہمارے ملک پر دوسرے بادشاہ نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تو میرا سر کاٹ ڈالا گیا۔ میرے دھڑ کو شہر کے دوسرے دروازے پر لٹکا دیا گیا اور سر کاٹ کر غائب کر دیا گیا۔ مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا کٹا ہوا سر ایک ہندو پجاری اٹھا کر ایلورا غار میں لے گیا تھا، جہاں اس نے اسے کالی دیوی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ اب میرا سر ایلورا غار کے اندر کالی دیوی کی مورتی کے نیچے تہہ خانے میں دوسرے لوگوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ پڑا ہے۔ اگر تم مجھے میرا کٹا ہوا سر وہاں سے نکال کر واپس لا دو تو میں نہ صرف یہ کہ تمہیں پاکستان پہنچا دوں گی بلکہ ساری زندگی کے لیے تمہاری دوست بن جاؤں گی۔ عمران بڑے غور سے شگوفہ شہزادی کی باتیں سن رہا تھا۔ جب وہ اپنی بات ختم کر چکی تو اس نے پوچھا، شگوفہ تمہارا سر تو تمہاری گردن کے اوپر لگا ہوا ہے، پھر تمہیں نئے سر کی کیا ضرورت ہے؟ شگوفہ بولی، تم جس سر کو میری گردن کے اوپر دیکھ رہے ہو یہ میری روح کا سر ہے۔ میرا اصلی جسم اس قبر کے اندر بغیر سر کے دفن ہے۔ جب تک میرا سر قبر کے اندر میرے جسم کے ساتھ نہیں لگایا جاتا میری روح اسی طرح راتوں کو بھٹکتی پھرے گی۔ عمران نے کہا، یہ کام تم کیوں نہیں کرتی؟ تم تو غائب بھی ہو جاتی ہو، تم تو آسانی سے اپنا سر وہاں سے نکال سکتی ہو۔ شگوفہ شہزادی بولی، اگر میں ایسا کر سکتی تو تمہیں کبھی نہ کہتی۔ کالی دیوی کے مندر کے تہہ خانے میں کوئی روح داخل نہیں ہو سکتی، وہاں ایک زندہ اور بہادر انسان ہی داخل ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایسا آدمی جو مسلمان ہو، دیوی دیوتاؤں پر یقین نہ رکھتا ہو۔ اسی لیے میں نے اس کام کے لیے تمہیں چنا ہے۔ تم مسلمان ہو، ایک خدا پر یقین رکھتے ہو، بہادر ہو۔ ایلورا غار کے اندر جانے تک میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن اس کے آگے تمہیں سارا کام خود کرنا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ عمران سوچ میں پڑ گیا، مگر اسے ہر حالت میں پاکستان پہنچنا تھا۔ وہ دیوی دیوتاؤں پر یقین نہیں رکھتا تھا اور ان سے ڈرتا بھی نہ تھا، وہ صرف خدا سے ڈرتا تھا۔ اس نے کہا، میں تیار ہوں، مگر ایلورا غار کہاں ہے اور میں وہاں اکیلا کیسے پہنچوں گا؟ شگوفہ بولی، ایلورا غار دکن میں ہے، میں خود تمہیں وہاں تک لے جاؤں گی۔ عمران کہنے لگا، لیکن میں یہاں سے باہر نکلا تو سپاہی مجھے وہیں پکڑ لیں گے۔ شگوفہ مسکرائی، اگر وہ یہاں تہہ خانے میں آ کر تمہیں نہیں دیکھ سکتے، تمہیں نہیں پکڑ سکے، تو باہر کیسے پکڑ لیں گے؟ کیا تم ایلورا غار میں جا کر میرا کٹا ہوا سر لانے پر تیار ہو؟ عمران نے کہا، میں تیار ہوں۔ شگوفہ بولی، لو آؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر شگوفہ تہہ خانے کے زینے کی طرف بڑھی۔ عمران اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ شگوفہ پتھروں کا زینہ چڑھ رہی تھی۔ اوپر جا کر اس نے شگاف پر سے پتھر بھی نہ ہٹایا اور عمران نے دیکھا کہ وہاں اپنے آپ راستہ بن گیا ہے۔ باہر ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا اور تیسرے پہر کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ روشنی زینے پر آنے لگی۔ شگوفہ نے مڑ کر عمران کی طرف دیکھا اور کہا، ڈرو بالکل نہیں، میرے ساتھ ساتھ آؤ، تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ عمران بے دھڑک زینہ طے کر کے شگوفہ کے ساتھ تہہ خانے کے باہر آ گیا۔ باہر مقبرے میں کوئی سپاہی نظر نہیں آ رہا تھا، آس پاس کے درخت بھی خاموش تھے۔ عمران کو معلوم تھا کہ رگھو اور اس کے سپاہی ان درختوں کے نیچے جھاڑیوں میں گھات لگائے بیٹھے ہیں، مگر حیرانی کی بات تھی کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی فائر نہیں ہوا۔ شگوفہ نے کہا، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکیں گے اور ہماری آواز بھی نہیں سن سکیں گے، تم بے فکر ہو کر میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو۔ شگوفہ عمران کو ساتھ لیے اپنے مقبرے سے نیچے اتر آئی اور ایک کچے راستے پر چل پڑی۔ ایک درخت کے قریب آ کر شگوفہ رک گئی۔ اس نے عمران کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، تمہیں تمہارے دشمن دکھاؤں؟
वो देखो, झाड़ियों के पीछे तुम्हारे दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। इमरान ने दाएं जानिब देखा कि सिर्फ 5 कदम के फासले पर एक झाड़ी के पीछे 4 सिपाही और रघु राइफलें और पिस्तौल लिए बैठे तय खाने वाले पत्थर की तरफ देख रहे थे। रघु कहने लगा, इमरान आसपास ही कहीं होगा, खबरदार, जब वो आए तो उस पर गोली मत चलाना, बल्कि राइफल तान कर उसे पकड़ लेना, हम उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिपाही बोला, ऐसा ही होगा सर। शगुफा ने इमरान से कहा, इनको कहो कि तुम क़यामत तक मुझे नहीं पकड़ सकोगे, फिक्र न करो, ये मेरी और तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन सकते। इमरान ने डरते डरते कह दिया, तुम क़यामत तक मुझे नहीं पकड़ सकोगे। रघु और सिपाहियों ने इमरान की तरफ बिल्कुल न देखा, उन्होंने इमरान की आवाज़ नहीं सुनी थी। हालांकि इमरान उनसे 4 कदमों के फासले पर खड़ा था, वो उसे देख भी नहीं सकते थे। इमरान के लिए ये एक बिल्कुल ही नया तजुर्बा था, उसे एक अजीब खुशी का एहसास हो रहा था। वह शगुफा के हाथ में हाथ डाले उसके साथ चल पड़ा। उसने उसे कहा कि मैं मौलवी साहब से मिलकर उनकी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शगुफा ने कहा, अब इसका वक्त नहीं रहा, तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। ये लोग मौलवी साहब का कुछ न बिगाड़ सकेंगे। मैंने तय खाने में मौलवी साहब के जो बर्तन थे वो गायब कर दिए हैं। इमरान खामोश हो गया। शगुफा मकबरे के इलाके से निकलकर उस रास्ते पर आ गई जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता था। अब इमरान ने उसे अंबर की दी हुई आसमानी ताकत और थ्यूसोंग की दी हुई नीली अंगूठी के बारे में बताया। शगुफा मुस्कुराकर बोली, मुझे सब मालूम है। तुम्हारी आसमानी ताकत एक हिंदू देवता हनुमान ने अपने मंत्र पढ़कर गायब कर दी और तुम्हारी थ्यूसोंग वाली अंगूठी भारत माता अपने साथ ले गई। ये जो अंगूठी तुमने अपनी उंगली में पहन रखी है, ये नकली अंगूठी है। इमरान बोला, क्या मेरी आसमानी ताकत और असली अंगूठी वापस नहीं मिल सकती? शगुफा ने कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे तुम्हारे साथ जाने और तुम्हें दुश्मनों से बचाने की जरूरत नहीं थी। फिर तो तुम खुद ही यहाँ से आसानी से फरार हो सकते थे, बल्कि इन सब दुश्मनों का सफाया भी कर सकते थे और इनकी गोलियों का तुम पर कोई असर ना होता। तुम थ्यूसोंग की नीली अंगूठी की मदद से इन सब आदमियों को छोटा सा बनाकर किसी गड्ढे में फेंक सकते थे, मगर ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैं खुद तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जा रही हूँ। इमरान कहने लगा, मगर शगुफा बहन, पाकिस्तान वापस जाकर मुझे और रेहान को आसमानी ताकत की सख्त जरूरत पड़ेगी। वहाँ हमें भारत के भेजे हुए तकरीबकारों का मुकाबला करना है। शगुफा ने कहा, इसका भी इंतजाम हो जाएगा। अभी तुम जिस तरह भी हो सके एलोरा गार से मेरा कटा हुआ सर मुझे ला दो, उसके बाद तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। चलते चलते वो दरिया के किनारे पहुंच गई। जमनापुर का रेलवे स्टेशन दरिया के पार था। इमरान बोला, हम दरिया कैसे पार करेंगे? शगुफा दरिया के किनारे पहुंचकर रुक गई। उसने कहा, मेरा हाथ मजबूती से पकड़े रहो, हम दरिया के ऊपर चलकर दरिया पार करेंगे, डरना बिल्कुल नहीं। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम दरिया में नहीं गिरोगे। अपने पांव इसी तरह चलाते रहना जैसे तुम पानी पर नहीं बल्कि जमीन पर चल रही हो। इमरान ने शगुफा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। शगुफा दरिया पर चल पड़ी। इमरान भी उसके साथ चलने लगा। वो ये देखकर दंग रह गया कि उसके पाँव के नीचे अगरचे दरिया की लहरें ठाठे मार रही थी, मगर उसके पाँव पानी की बजाय सख्त जमीन पर पड़ रहे थे। यूं लगता था कि वो एक ऐसे सख्त फर्श पर चल रही हैं जो नजर नहीं आ रहा। सूरज अब गुरूब हो रहा था और उसकी गुलाबी रोशनी दरिया पर पड़ रही थी। देखते देखते इमरान ने शगुफा के साथ दरिया पार कर लिया। दरिया के दूसरे किनारे आते ही इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया। उसने जिंदगी में कभी दरिया की लहरों पर चलकर दरिया पार नहीं किया था। वो सांस भरकर बोला, ऐसा करिश्मा मैंने पहले कभी नहीं देखा। शगुफा ने कहा, अभी आगे आगे तुम बड़े करिश्मे देखोगे इमरान, ये तो कुछ भी नहीं। सामने जमनापुर का छोटा सा रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा था। शाम के बढ़ते हुए अंधेरे में उसके सिग्नल की बत्ती सुर्ख हो रही थी। इमरान ने पूछा, यहाँ तो कोई रेलगाड़ी नजर नहीं आ रही, फिर हम एलोरा गार तक कैसे पहुंचेंगे? शगुफा ने कहा, हम रेल के जरिए सफर नहीं करेंगे बल्कि रेलवे लाइन के ऊपर परवाज करेंगे। यहाँ से एक रेलवे लाइन सीधी दक्कन की तरफ जाती है, आओ मेरे साथ। वो स्टेशन पर पहुंच गई। शगुफा ने काफी आगे जाकर एक रेलवे लाइन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह रेलवे लाइन दक्कन को जाती है। एलोरा गार दक्कन के एक शहर औरंगाबाद में है। मेरा हाथ एक बार फिर मजबूती से पकड़ लो, हम परवाज करने वाले हैं। इमरान ने शगुफा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। शगुफा के साथ इमरान भी जमीन से एकदम 15-20 फुट बुलंद हो गया। एक सेकंड के बाद वो मजीद 15 फुट फिजा में बुलंद हो गए। इमरान ने नीचे देखा। स्टेशन का रेलवे सिग्नल उसके बहुत नीचे था, दरख्त भी नीचे थे। शगुफा मुस्कुराई, क्या तुम कभी पहले इस तरह हवा में उड़े हो इमरान? इमरान के बाल हवा में उड़ रहे थे। उसने कहा, कभी नहीं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं हवा में उड़ा जा रहा हूँ। शगुफा कहने लगी, मेरा हाथ पकड़े रहना, अब हम ज्यादा तेजी से उड़ने लगे हैं, घबराना बिल्कुल नहीं, हवा तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। एकदम से इमरान के उड़ने की रफ्तार तेज हो गई। शुरू शाम की हल्की तारीकी में उसे नीचे रेलवे लाइन और दरख्त बड़ी तेजी से पीछे जाते नजर आने लगे। उसने आंखें बंद कर ली। फिर जब आंखें खोली तो वो कहीं के कहीं पहुंच चुके थे और नीचे से एक दरिया गुजर रहा था।
दरिया तेजी से पीछे निकल गया। वो रेलवे लाइन के बिल्कुल ऊपर उड़ रहे थे। अब उनकी रफ्तार और तेज हो गई। दरख्त इतनी तेजी से पीछे भागने लगे कि इमरान का सर चकराने लगा। उसने आंखें बंद कर ली। उसे शगुफा की आवाज सुनाई दी, अगर सर चकराता है तो अपनी आंखें बंद कर लो, जब हमारी मंजिल आएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। इमरान ने अपनी आंखें बंद ही रखी। हवा के थपेड़े उसे ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचा रहे थे, बस ऐसे गुजर रहे थे जिस तरह आंधी में हवा इंसान को छूकर गुजर जाती है। बमुश्किल 10 मिनट गुजरे होंगे कि इमरान को महसूस हुआ कि उसकी रफ्तार हल्की हो गई है और वो नीचे उतर रहा है। उसका हाथ अभी तक शगुफा के हाथ में था। उसने अपनी आंखें खोल दी। क्या देखता है कि नीचे एक शहर की रोशनियां चारों तरफ फैली हुई हैं। शगुफा और वो दोनों एक रोशनियों से जगमगाते पुल से ऊपर कोई 15 फुट की बुलंदी पर से गुजर रहे थे। शगुफा ने कहा, यह हैदराबाद का मशहूर तारीखी शहर औरंगाबाद है। इसे शहनशाह औरंगजेब आलमगीर ने आबाद किया था। उसका मज़ार भी इसी शहर में है। इमरान बड़े शौक से शहर की जगमगाती सड़कों और इमारतों को तक रहा था। वो उन इमारतों के ऊपर से किसी हवाई जहाज की तरह गुजर रहा था। उड़ते उड़ते वो शहर से बाहर निकल आए। यहाँ फिर से जंगल शुरू हो गया। अब नीचे रात की पहली तारीकी फैल गई, मगर आसमान के मगरिब में गुरूब होते सूरज की लाली थोड़ी बहुत बाकी थी। इमरान बोला, हम कितना फासला तय करके यहाँ पहुंचे हैं? शगुफा ने जवाब दिया, हमने 700 मील का फासला सिर्फ 15 मिनट में तय किया है। इमरान ने ताज्जुब से कहा, यह तो हवाई जहाज की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार हुई। शगुफा ने कोई जवाब नहीं दिया। इमरान ने उसकी तरफ देखा। वो बड़े गौर से नीचे जंगल के दरख्तों की तरफ देख रही थी। फिर वो इमरान का हाथ पकड़े आहिस्ता आहिस्ता नीचे दरख्तों में उतरने लगी। इमरान ने पूछा, क्या हम एलोरा गार के पास पहुंच गए हैं शगुफा? शगुफा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मगर यहाँ ऊंची आवाज में बात मत करना। काली देवी का तिलिस्म चारों तरफ जंगल में फैला हुआ है। जब मैं तुम्हें खामोश रहने का कहूँ तो बिल्कुल आवाज मत निकालना। सिर्फ मेरी बात को सुनना और सर के इशारे से हाँ कहना, मुंह से कुछ ना बोलना। इमरान ने आहिस्ता से कहा, ठीक है। शगुफा नीचे उतरते उतरते दरख्तों में एक जगह उतर आई। इमरान का हाथ उसने छोड़ दिया और सामने एक ऊंची पहाड़ी की तरफ इशारा करके धीमी आवाज में कहने लगी, सामने वाली पहाड़ी जो तुम देख रहे हो, इसके अंदर एलोरा के गार हैं। ये गार हजारों साल पुराने हैं और हिंदू और बुद्ध मत के पुजारियों ने इसके अंदर मूर्तियां तराशी हुई हैं। काली देवी की मूर्ति इसके अंदर चौथे गार में है। जब तुम पहाड़ी के अंदर दाखिल होगे तो तुम्हें एक गार मिलेगा। उसके आगे सीढ़ियां नीचे दूसरे गार में उतरेंगी। वहां से सीढ़ियां तीसरे और फिर तीसरे गार से सीढ़ियां उतरकर तुम चौथे गार में पहुंच जाओगे। जमीन के अंदर यह सबसे आखिरी गार है। इसी गार के आखिरी सिरे पर एक शगाफ में काली देवी की मूर्ति बनी हुई है। मूर्ति के पीछे से एक रास्ता नीचे तहखाने में जाता है। इस तहखाने में पुजारियों की तरफ से चढ़ाए हुए दूसरे लोगों के कटे हुए सरों के ढेर पड़े होंगे। उनमें मेरा सर भी तुम्हें मिलेगा, बस तुम मेरा सर उठाकर बाहर ले आना। इमरान बोला, मैं इतने इंसानी सरों में तुम्हारा सर कैसे तलाश करूंगा? शगुफा ने कहा, मेरा सर सबसे ऊपर ही किसी तरफ पड़ा होगा, तुम्हें ज्यादा तलाश नहीं करना पड़ेगा। इमरान कहने लगा, कहीं काली देवी मुझे अपने तिलिस्म के जोर से पत्थर का बुत तो ना बना देगी। शगुफा शहजादी की रूह ने कहा, जब तक मैं इस गार के आसपास मौजूद हूँ काली देवी का जादू तुम पर नहीं चल सकेगा। तुम बेफिक्र होकर गार के अंदर जाओगे और चौथे गार के तहखाने में से मेरा कटा हुआ सर छुपाकर मेरे पास ले आओगे। अब मेरे साथ आगे चलो। इसके बाद तुम नहीं बोलोगे, बिल्कुल खामोश रहोगे। शगुफा शहजादी की रूह इमरान को अपने साथ लेकर एलोरा गार वाली पहाड़ी की तरफ बढ़ी। एलोरा गार जब करीब आ गई तो शगुफा ने इमरान के कान में सरगोशी की, वो सामने एलोरा गार का दरवाजा है, वहां पहरेदार मौजूद होगा क्योंकि ये गार सियाहों के लिए खुला है। सयाह इसे देखने आते हैं। तुम भी उसे कहना कि मैं गार देखने आया हूँ और सयाह हूँ। मैं इसी जगह दरख्तों के नीचे मिलूंगी, जाओ। इमरान ने शगुफा पर एक निगाह डाली और खामोशी से एलोरा गार की तरफ चल पड़ा। एलोरा गार का दरवाजा बहुत बड़ी पहाड़ी के ऊपर को जाती हुई दीवार में बना हुआ था। दीवार के ऊपर बत्ती जल रही थी और एक वर्दीपोश चौकीदार हाथ में बंदूक लिए पहरा दे रहा था। कुछ लोग सामने वाले स्टॉल के पास खड़े थे। 2 आदमी और एक औरत गार में से निकल रहे थे। ये गैर मुल्की सयाह थे जो एलोरा के तारीखी गार देखने आए थे। इमरान गार में दाखिल होने लगा तो चौकीदार ने कहा, टिकट है तुम्हारे पास? इमरान ने कहा, टिकट तो नहीं है। चौकीदार बोला, तो मुफ्त में गार देखोगे, जाओ सामने वाले स्टॉल से टिकट लेकर आओ। इमरान स्टॉल की तरफ चला, 1 रुपए का टिकट लिया और चौकीदार को दिखाकर एलोरा के गार में दाखिल हो गया। ये ऊंची छत वाला गार था जिसकी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई थीं। ये तस्वीरें रंगीन थीं। गार में बत्तियां रोशन थी, फिर भी वहां अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। इमरान गार में आगे चलता गया। कुछ सयाह दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों को देख रहे थे। काफी आगे जाकर गार में एक जीना आ गया जो नीचे उतरता था। इमरान नीचे उतर गया। नीचे दूसरा गार था। ये गार भी काफी लंबा था और दीवारों पर कहीं तस्वीरें बनी हुई थी और कहीं देवी देवताओं की मूर्तियां तराशी गई थी। यहाँ भी कुछ सयाह औरतें और मर्द इन मूर्तियों को देख रहे थे। इमरान को मालूम था कि उसे चौथे गार में जाना है
और अभी 2 गार बाकी हैं। वह दूसरे गार की सीढ़ियां उतरकर तीसरे और फिर तीसरे गार की सीढ़ियां उतरकर चौथे और आखिरी गार में आ गया। जमीन के ज्यादा नीचे होने की वजह से इस गार में फिजा ज्यादा बोझल थी। अगरचे यहाँ भी बिजली के बल्ब लगे थे, इसके बावजूद फिजा में अंधेरा छाया हुआ लगता। इस गार में बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तियां दीवारों में तराशी हुई थी। ये मूर्तियां सैयाह थी और कहीं कहीं उनकी आंखों में बल्लौर चमक रहा था। यहाँ सिर्फ एक बूढ़ा सैयाह इमरान को नजर आया। इमरान गार की नीची छत के तले आहिस्ता आहिस्ता मूर्तियों को तकता आगे बढ़ता चला गया। उसे काली देवी की मूर्ति तक पहुंचना था, जो शगुफा शहजादी के कहने के मुताबिक गार के आखिरी सिरे पर था, यानी जहां पहुंचकर गार खत्म हो जाता। चलते चलते इमरान को महसूस होने लगा कि उसके कानों में ऐसी आवाजें आने लगी हैं जैसे शहद की मक्खियां भिनभिना रही हों। उसने रुककर इर्द गिर्द देखा, वहां मक्खियों का कोई छत्ता नहीं था। इमरान समझ गया कि काली देवी के तिलिस्म का असर शुरू हो गया है, लेकिन इमरान को यकीन था कि शगुफा शहजादी की रूह का असर उसकी हिफाजत कर रहा है और इसके अलावा उसे अपने खुदा पर भी भरोसा था और देवी देवताओं के पत्थर के बुतों को वो कोई ज्यादा अहमियत नहीं देता था। उनके काले जादू का उसे जरूर ख्याल था, मगर शगुफा का ख्याल उसकी हिफाजत भी कर रहा था। इमरान आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम गार की आखिरी दीवार की तरफ बढ़ रहा था। इस आखिरी गार में फिजा बड़ी पुरस्कार और तिलिस्मी थी। मूर्तियों की आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे जंगल की तारीकी में खूंखार दरिंदों की आंखें चमक रही हों। इमरान चलते चलते गार की दीवार के पास आकर रुक गया। ये गार की आखिरी दीवार थी। इमरान ने गौर से देखा, उसे आगे कोई सीढ़ियां उतरती नजर न आईं। इमरान को काली देवी की मूर्ति की तलाश थी। इमरान जरा आगे बढ़ा तो उसके कदम अपने आप रुक गए। उसके सामने बाएं जानिब दीवार में एक गहरा शगाफ अंदर की तरफ चला गया था। इस शगाफ में काली देवी का खौफनाक बुत दीवार में तराशा हुआ मौजूद था। काली देवी के बुत की जुबान बाहर को लटक रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके आगे घुटनों पर एक आदमी लेटा था, जिसके पेट को काली देवी ने फाड़ा हुआ था और उसके पेट में से गोश्त निकाल कर खाती हुई दिखाई गई थी। ये इतनी डरावनी मूर्ति थी कि ख्वामखा इंसान को देखकर खौफ महसूस होने लगता। काली देवी की आंखें भी सुरख अंगारों की तरह चमक रही थीं और इमरान को लगा जैसे वो उसे टिकटिकी बांधे देख रही हैं। इमरान मूर्ति के पीछे आ गया। शगुफा शहजादी ने कहा था कि काली देवी की मूर्ति के पीछे एक तंगो तारीक रास्ता नीचे कोठरी में उतरता है, जहाँ इंसानों के सरों का ढेर लगा है। इसी ढेर में शगुफा शहजादी का कटा हुआ सर भी था, जिसे लेने के लिए इमरान यहाँ आया था। इमरान ने देखा कि काली देवी की मूर्ति के पीछे एक गोल चौड़ा सुराख बना हुआ है, जिसके आगे पत्थर रखकर उसे बंद करने की कोशिश की गई है। शगुफा ने इमरान को बताया था कि एलोरा का पुजारी खुफिया तौर पर काली देवी को खुश करने के लिए इक्का दुक्का सयाहों को बेहोश करके उनके सर काटकर काली देवी के कदमों में भीड़ करता है और ये कटा हुआ सर काली देवी के बुत के नीचे कोठरी में फेंक दिया जाता है। इसी गार के एक कदीम पुजारी ने शगुफा शहजादी का कटा हुआ सर भी शाही कैद खाने से चुराकर काली देवी के कदमों में भीड़ चढ़ा दिया। वो असली पुजारी खुद तो मुद्दत हुई मर खप गया, मगर उसकी औलाद में से एक पुजारी आज भी ये खूनी और भयानक काम किए जा रहा था। वो मौका पाकर किसी न किसी बेखबर सयाह को सर पर जरब लगाकर बेहोश कर देता, फिर उसे घसीटकर काली देवी के बुत के पीछे ले जाता और उसका सर काटकर काली देवी के बुत पर निछावर करके उसे नीचे कोठरी वाले तहखाने में डाल देता और लाश को बोरी में बंद करके दरिया में फेंक आता। इमरान को यह खतरा था कि कहीं ये कातिल पुजारी पीछे आकर उस पर अचानक हमला न कर दे, इसलिए वो हर तीसरे चौथे कदम पर पीछे मुड़कर देख लेता। अभी तक उसे अपने पीछे कोई कातिल पुजारी नजर नहीं आया। इमरान ने जब देखा कि गार में उसे कोई नहीं देख रहा तो उसने आहिस्ता से पत्थर को पीछे हटा दिया। आगे एक तंग रास्ता उतरता था, नीचे तारीक तहखाना था जिससे इंसानी लाशों की बदबू आने लगी। इमरान ने अपने नाक पर रुमाल बांध लिया और खुदा का नाम लेकर तहखाने को जाने वाला ढलानी रास्ता उतरने लगा। 10-15 कदम उतरने के बाद वो जैसे एक अंधे कुएं की तह में आ गया। पहले तो उसे वहां कुछ भी नजर न आया। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो ये एक तंग सी कोठरी थी, जिसकी दीवार में एक सुराख में से नीली रोशनी की बारीक सी शुआ बाहर निकलकर कटे हुए इंसानी सरों के ढेर पर पड़ रही थी। इमरान एक बार तो खौफजदा होकर पीछे हट गया। उसने इंसानों के कटे हुए सरों का इतना बड़ा ढेर पहले जिंदगी में नहीं देखा था। उन सरों में ताज़ा सर भी थे, जिनके चेहरों की जिल्द अभी मौजूद थी और आंखें खुली हुई। उन आंखों के डेले भी मौजूद थे, जिन्हें उन्हें अपने धड़ों से कटे ज्यादा दिन नहीं हुए थे। ऐसे सर भी थे जिनके चेहरों की खाल उधड़ने लगी थी, चेहरे की हड्डियां नजर आने लगी थी, आंखों में से डेले पानी बनकर बह रहे थे। ऐसे बदकिस्मत सर भी थे जिनके चेहरों की खाल और सर के बाल गायब हो चुके थे और सिर्फ खोपड़ियां ही बाकी रह गईं। उनकी आंखों की जगह गहरे सुराख बने हुए थे और दांत बाहर को निकले हुए थे। इमरान के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। खुदा जाने ये किन बेगुनाह सयाहों के कटे हुए सर हैं। खुदा जाने ये बेचारे कहां से
एलोरा के तारीखी गार देखने आए होंगे कि संगदिल वैशी और जालिम पुजारी ने पत्थर की एक बेजान बेकार मूर्ति को खुश करने के लिए उनको इंसानी धड़ों से काट कर यहाँ फेंक दिया। कोठरी का आधा फर्श इन इंसानी सरों से भरा हुआ था। उनमें इमरान को शगुफा का सर कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसके अलावा इमरान को यह ख्याल भी आया कि शगुफा शहजादी का ताल्लुक तारीख के पुराने ज़माने से है। उसे कम अज़ कम आज से 400-500 साल पहले बादशाह के हुक्म पर कत्ल किया गया और उसका सर काटकर कैद खाने में फेंक दिया गया, जहाँ से एलोरा गार का उस जमाने का पुजारी इस ख्याल से शहजादी का सर उठाकर ले आया कि ये एक शहजादी का सर है जो तिलिस्म भी जानती थी, इसलिए काली देवी इसकी भीड़ से खुश होगी। इस एतबार से तो शहजादी शगुफा का सर अब तक खोपड़ी बन चुका होगा और सब खोपड़ियाँ एक जैसी होती हैं। वो कैसे पहचानेगा कि उन खोपड़ियों में से शगुफा शहजादी के सर की खोपड़ी कौन सी है? अचानक इमरान को ख्याल आ गया कि शगुफा शहजादी ने बताया था कि मेरा कटा हुआ सर इंसानी सरों के ढेर के ऊपर ही कहीं पड़ा होगा और तुम उसे पहचान लोगे। इस ख्याल के आते ही इमरान इंसानी सरों और खोपड़ियों के ढेर के करीब आ गया। यहाँ सख्त तेज बू थी, मगर इमरान ने चूंकि नाक पर रुमाल बांध रखा था इसलिए उसे ये तेज बू कम महसूस हो रही थी। दीवार में से जो रोशनी की पूरी सरार नीली श्वा निकल रही थी वो सीधी इंसानी सरों के ढेर पर पड़ रही थी। इस नीली श्वा की रोशनी में इमरान ने देखा कि कई खोपड़ियों की आंखें अभी बाकी हैं और वो जैसे टिकटिकी बांधे इमरान की तरफ तक रही हैं। इमरान ने झुककर ढेर में से शगुफा के सर की तलाश शुरू कर दी। इमरान ने 2-3 इंसानी खोपड़ियों को हाथ से इधर उधर हटाया तो उसे ऐसी आवाज आई जैसे किसी खोपड़ी ने आह भरी हो। इमरान जल्दी से पीछे हट गया। उसको दहशत के मारे पसीना आ गया। ये कैसे हो सकता है कि एक कटा हुआ सर इंसानों की तरह आह भरे? इमरान की नजर अचानक एक इंसानी सर पर पड़ी। उसने उसे फौरन पहचान लिया। ये शगुफा शहजादी का सर था। उसके चेहरे की खाल उसी तरह थी। उसकी आंखें भी बिल्कुल जिंदा इंसानों की आंखों की तरह थी। सर के स्याह बाल भी बिल्कुल वैसे ही थे। इमरान ने जल्दी से दूसरी खोपड़ियों और कटे हुए इंसानी सरों में से शगुफा शहजादी का कटा हुआ सर निकालकर अपने हाथ में उठा लिया। एक बार फिर उसे इंसानी आह भरने की आवाज़ सुनाई दी, मगर इमरान ने उस आवाज़ की कोई परवाह न की और शगुफा के सर को हाथों में थामकर तय खाने के दरवाजे की तरफ लपका। जो ही वो दरवाजे के पास पहुंचा उसके कानों में चीख की दहशतनाक आवाज़ पड़ी। यह आवाज़ इतनी तेज़ और डरा देने वाली थी कि इमरान का दिल दहल गया और उसके हाथ से शगुफा शहजादी का सर हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। इमरान ने दरवाजे की तरफ देखा कि वहां काली देवी जिंदा औरत की शक्ल में इस हालत में खड़ी है कि उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही हैं। गुस्से से उसका सारा जिस्म थर थर कांप रहा है। लाल जुबान बार बार निकल रही है। एक हाथ में खून से भरी हुई तलवार है और दूसरे हाथ में नेजा। इमरान हिम्मत करके कोठरी के दरवाजे की तरफ भागा कि जल्दी से बाहर निकल जाए, मगर दरवाजे में भयानक चेहरे वाली काली देवी नेजा और तलवार हाथ में लिए खड़ी थी। जो इमरान बाहर की तरफ लपका, काली देवी ने अपना नेजा इमरान के सीने में मार दिया। नेजा इमरान के सीने से टकराकर पीछे को हटा। एक चिंगारी इमरान के सीने से बुलंद हुई। इसके साथ ही तय खाने में काले चेहरे और लाल आंखों वाला एक पुजारी हाथ में खंजर लिए दौड़ कर आ गया। वो काली देवी के आगे सजदा करते हुए झुक गया। काली देवी ने इमरान के बेहोश जिस्म की तरफ इशारा किया और हलक से अजीब सी डरावनी आवाज निकाली। कातिल पुजारी ने खंजर ऊपर उठा लिया और कहा, महादेवी, मैं इस मलीज का सर अभी काट कर आपके कदमों में डालता हूँ। काली देवी की मकरू आवाज बुलंद हुई। इसके साथ एक औरत भी है। उसका कटा हुआ सर यहाँ पड़ा है। ये वही सर वापस लेने आया था। इसको लाशों वाले तय खाने में ले जाकर बंद कर दो और उस औरत का सर एक बार फिर काट कर लाओ। पुजारी ने खंजर को चूमकर कहा, महादेवी, क्या वो शगुफा शहजादी है? काली देवी की आवाज बुलंद हुई, हाँ, वो शगुफा शहजादी है। उसी ने इस लड़के को यहाँ अपना सर लाने के लिए भेजा है। शगुफा इस वक्त अपने दूसरे जिस्म में बाहर मौजूद है। जाओ और उसका दूसरा सर काट कर मेरे कदमों में पेश करो। मैं उसके दूसरे सर को चबाकर निगल जाना चाहती हूँ। पुजारी ने सर झुकाकर कहा, महादेवी, ऐसा ही होगा। मैं अभी उसका दूसरा सर काट कर लाता हूँ। काली देवी का जिस्म गायब हो गया। कातिल पुजारी ने बेहोश इमरान को उठाकर अपने कंधे पर डाला और तय खाने की दीवार के खुफिया दरवाजे में से गुजरकर वो दूसरी कोठरी में आ गया, जिसको लाशों का तय खाना कहा जाता था। ये एक लंबा सुरंग जैसा तय खाना था, जिसकी दीवारों के साथ इंसानी लाशों के जिस्मों में खुश्क घास भरने के बाद उन्हें दीवार के साथ मेखों से ठोंक कर खड़ा कर दिया गया था। ये सारी की सारी इंसानी लाशें थीं। इनमें मर्द भी थे और औरतों की लाशें भी थीं। उनकी आंखें मुर्दा थीं और खाल के अंदर सूखा घास भरा पड़ा था। दीवार के साथ मशालें रोशन थीं। उनकी रोशनी में दीवारों के साथ टंगी हुई भुस भरी इंसानी लाशें बड़ा भयानक मंजर पेश कर रही थीं। कातिल पुजारी ने बेहोश इमरान को कंधे पर उठा रखा था। वो लाशों के तय खाने वाली सुरंग में आगे जाकर एक दीवार के पास रुक गया। यहाँ उसने दीवार में बाहर को निकले हुए एक पत्थर को दबाया। दीवार अपनी जगह से थोड़ी सी खिसक गई। दूसरी तरफ एक छोटी सी तंग कोठरी के चबूतरे पर एक दिया जल रहा था।
اس کے پیچھے دیوار میں کالی دیوی کی مورتی بنی ہوئی تھی جو منہ پھاڑے لال آنکھوں سے تک رہی تھی۔ قاتل پجاری نے بے ہوش عمران کو چبوترے پر ڈال دیا۔ وہ اس کا سر اسی وقت کاٹ دینا چاہتا تھا، مگر کالی دیوی کا حکم تھا کہ اسے لاشوں والے تہہ خانے میں پھینکاؤ۔ قاتل پجاری کے باہر نکلتے ہی کوٹری کی دیوار اپنی جگہ پر آ گئی اور گہرا سناٹا چھا گیا۔ دوسری طرف شگوفہ ایلورا غار کے باہر درختوں کے نیچے تاریکی میں کھڑی عمران کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ساکت تھیں۔ اچانک اس نے قاتل پجاری کو دیکھا کہ جو خنجر ہاتھ میں لیے اس کی گردن اتارنے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔